इवनिंग, गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। चालू करें, कैन वी बिगिन? ठीक है, नमस्कार एवरीवन, वेलकम। सेकंड क्लास चालू करते हैं। कल जहाँ पे हमने फिनिश किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और जो भी मैं लिखूंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप भी लिखेंगे, ठीक है। कॉप 28 वीडियो, नाइस, थैंक यू राजदीप। ओके, सो द एजेंडा ऑफ द क्लास पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने देखा से कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, हमने वहाँ पे स्टॉप किया था। सो टुडे पहले मैं आपको दो तीन से आई वांट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, तो कुछ मैं सवाल यहाँ डालूंगा, स्टेटमेंट्स, और आप मुझे बताओगे कि सही है या गलत है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ लेट्स स्टार्ट विथ इकोसिस्टम्स, कंटिन्यू करेंगे हम इकोसिस्टम्स के साथ। और आज हम देखेंगे फंक्शंस। ओके, फंक्शंस देखेंगे, लेवल्स देखेंगे। ओके, आफ्टर दैट टाइम परमिटिंग वी विल गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड बायोडाइवर्सिटी। दिस इज इफ द टाइम सो परमिट्स, ऑलराइट। क्योंकि ये फंडामेंटल क्लास है, ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू पे अटेंशन। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ग्रुप चैट डिसेबल कर दो, डिसेबल नहीं है, वेट 1 सेकंड, अब हो जाना चाहिए डिसेबल। चैट ठीक है, चैट ऑफ है, तो आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, फाइन। ओके, दो तीन स्टेटमेंट्स मैं पहले लिखता हूँ, आप हमको बताएंगे कि सही है या गलत है गाइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ आई से आप हमको 1 2 3 4 करके बताओगे, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, जस्ट टेल मी ट्रू या फॉल्स कौन सा है, ठीक है, आप हमें बताओगे। लेट मी सी। हाँ, ये 5 स्टेटमेंट्स जो मैंने लिखे हैं ये देखो, और मुझे 1 2 3 4 5 करके बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। लेट्स सी योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द लास्ट क्लास। चलिए गाइस, 1 2 3 4 5 करके एक साथ लिखेंगे, लेट मी सी। ओके, लेट्स सी। ऑल हैबिटेट्स आर पार्ट ऑफ सम इकोसिस्टम, ट्रू या फॉल्स? हैबिटेट हमेशा एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है, ऑब्वियसली। कल हमने देखा था उस ट्री का एग्जांपल ABC, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर लोकेशन था, एक पर्टिकुलर एड्रेस था, एक टाइप ऑफ बर्ड का, और वो एक पार्ट था एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, द इकोसिस्टम ऑफ द ट्री। तो ये तो ट्रू है, करेक्ट, दिस इज ट्रू, राइट। हैबिटेट इज द फिजिकल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एब्सोल्युटली। फिजिकल लोकेशन ही तो है कि वो सी पे है या बी पे है या ए पे है। और उसके बाद जो बर्ड यहाँ पे, उसका लोकेशन और उसका रोल, जब आप रोल को बात करोगे तब हो जाता है वो क्या, जब आप रोल की बात करते हो तो क्या हो जाता है वो नीश, और जब आप उसकी लोकेशन या एड्रेस की बात करते हो तो वो हो जाता है हैबिटेट, करेक्ट। ये हमने डिस्कस किया था कल। सो हैबिटेट इज द फिजिकल लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सही, ट्रू। ओके, इकोसिस्टम कंप्राइजेस प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकंपोजर। कंप्राइजेस मतलब कंसिस्ट्स ऑफ, ट्रू है। और चौथा कुछ होता है क्या, बताइए। इकोसिस्टम में और कुछ चौथा होता है? नथिंग एल्स। हां, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और सैप्रोफाइट्स होते हैं, पर ठीक है, यू कैन कंसीडर देम एज पार्ट ऑफ दिस ओनली, सो ट्रू। ओके, नेक्स्ट, एन इकोसिस्टम में एग्जिस्ट विद इन एन इकोसिस्टम। ये बताओ फ्रेंड्स, हो सकता है क्या एक बड़े इकोसिस्टम के अंदर एक छोटा इकोसिस्टम हो? पॉसिबल है? क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए, क्यों नहीं हो सकता है? आप सोचो, क्यों नहीं पॉसिबल है? इस पर्टिकुलर ट्री की एग्जांपल ले लो। इस ट्री का अपना एक इकोसिस्टम है, पर इसके बार्क का, उसका स्टेम जो है, उसका ट्रंक है, उसका एक अलग इकोसिस्टम है। वहां पे जो इंसेक्ट्स होंगे, वहां पे जो से एबायोटिक का बायोटिक फैक्टर साथ में काम कर रहा होगा, नॉट नेसेसरी कि लीफ पे भी वही हो, करेक्ट। सो यू कैन हैव सब इकोसिस्टम्स विद इन एन इकोसिस्टम, है कि नहीं? एबायोटिक फैक्टर्स तो ऑब्वियसली ओनली अगर पूछा होता ना हमें यहाँ पे, तब ये शायद हम कंसीडर करते कि नहीं, इसमें तो और भी कुछ होता है, पर ओनली शब्द नहीं है तो ये ट्रू, ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना। एन इकोसिस्टम में एग्जिस्ट विद इन एन इकोसिस्टम इज एब्सोल्युटली ट्रू। इसको लिखो गाइस, ये अपने नोट्स में ऐड करते जाएंगे कल वाले, ये आपको बाद में अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा। एग्जांपल के तौर पे लिखिए यहाँ पे, अ ट्री इकोसिस्टम विद इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। एक फॉरेस्ट का अपना एक इकोसिस्टम होगा, उसके बीच में एक ट्री का अपना अलग होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो। लास्ट वन बताओ, एनवायरनमेंट ऑलवेज सपोर्ट्स लाइफ। एनवायरनमेंट में हमेशा लाइफ होता है, कितनों को लग रहा है ट्रू? देखिए, अगर ये ट्रू लग रहा है ना, तो आप मुझे बताओ, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में फिर ये क्या लिखते हैं कि द मार्स एनवायरनमेंट मे नॉट बी कंड्यूसिव टू लाइफ। ये गलत लिख रहे हैं क्या? मे नॉट सपोर्ट लाइफ, द एनवायरनमेंट ऑफ मार्स मे नॉट सपोर्ट लाइफ। क्या ये गलत लिख रहे हैं या ये सही है? ये गलत है, ओके, दिस इज फॉल्स। कोई जरूरी नहीं है कि एनवायरनमेंट में हमेशा आपको लाइफ मिल जाए। फॉर एग्जांपल, आपके स्पेस का एनवायरनमेंट अलग है, पर द लाइफ दैट वी नो बिसाइड्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला छोड़ दो, लाइफ इन इट्स रूडिमेंटरी फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये फॉल्स है, लिखिए, ये पांचों लिख लो गाइस, ये लिख लीजिए, देन वी शैल कंटिन्यू। उसके बाद हम चालू करेंगे आज का डिस्कशन, ठीक है। ये सब हम विल आस्क क्वेश्चंस, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हम सवाल भी देखते जाएंगे। एक्सट्रीम वर्ड, करेक्ट, एक्सट्रीम वर्ड, ठीक है। चलो, नाउ दैट यू अंडरस्टूड दिस, द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई वांट टू ब्रिंग बिफोर यू, पहले तो हम देख लेते हैं थोड़ा क्लासिफिकेशन इसका। चलो हम पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें तो दिख रहा है, आपको ब्लैक करना पड़ेगा मुझे, ओके। इकोसिस्टम, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये मैप आपके शायद बुक्स में होगा फॉर श्योर, उसके बगैर तो बुक कंप्लीट नहीं होगा। तो एक बार ध्यान दीजिए, मुझे बताओ इकोसिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं? कैन आई से कि दो ही हो सकता है? मेरे अर्थ के ऊपर दो ही होगा, एक नेचुरल टाइप ऑफ इकोसिस्टम और एक हम और आप जो बनाएंगे से ह्यूमन मेड, जिसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। दो ही प्रकार के होंगे। अब नेचुरल में मेरे दो प्रकार के तो हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड से एक्वाटिक। अब मुझे भाई टेल मी, हम टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक के बाद हम एयर वाला हम क्यों नहीं ले रहे गाइस? हमने लैंड ले लिया, वाटर ले लिया, एयर को क्यों नहीं लिया? ये मुझे बताओ, बताइए। Why is my air not a part अलग से? Because air के जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जो भी स्पीशीज है, eventually they will be coming on land. चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो फ्लाइज हो, जिस तरह के इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, जो भी फ्लाइंग वाले एजेंट्स हैं, eventually they will land, ठीक है। And their home is not in the air, their home is on land. तो आपका इकोसिस्टम कैसे डिफाइन होता है? याद है होम शेल्टर, वो सब हमने लिखा था, शेल्टर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रेडेशन से हमें बचना है। तो इसलिए हम ये थर्ड क्राइटेरिया नहीं निकालते हैं, पहले तो जिनको थोड़ा डाउट हो रहा होगा। टेरेस्ट्रियल को हमने तोड़ दिया 3 भागों में,
ओके, बहुत सिंपली, क्वाइट सिंपली पुट 3 ही भागों में है। एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दूसरा डेजर्ट इकोसिस्टम और तीसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ज्योग्राफी, हाउ इज फॉरेस्ट डिफरेंट फ्रॉम ग्रासलैंड, आपको अच्छे से पता है। ओके, एक्वेटिक में हमने 2 तरीके से तोड़ दिया इसको, फ्रेश वाटर और से सॉल्ट वाटर या मरीन इकोसिस्टम भी कहते हैं इसको, ठीक है, सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। क्लियर? अभी तक उतना डेंजरस तो होगा नहीं। और फ्रेश वाटर क्या होता है? 2 तरह का होता है हमारा, एक लेक्स होगा जो स्टैंडिंग होगा और एक नदी होगा जो बहता वाला होगा, करेक्ट? तो एक है हमारा स्टैंडिंग फ्रेश वाटर और एक है हमारा फ्लोइंग फ्रेश वाटर। इनके लिए टर्म्स है गाइस, वो क्या टर्म्स हमको बताओ? लेंटिक एंड लोटिक। कौन सा लेंटिक होता है, कौन सा लोटिक होता है, हमको बताओ। व्हिच वन इज लेंटिक एंड व्हिच वन इज लोटिक? बताइए। लेंटिक इज स्टैंडिंग एंड रिवर इज लोटिक, करेक्ट? स्टैंडिंग कौन कहते हैं, ये शब्द आपको पता होना चाहिए, लेंटिक, और फ्लोइंग को क्या कहते हैं, लोटिक। अब आप समझ रहे हो कि भाई ये क्या बता रहा है? अरे इतना समझो, क्या आप अग्री करोगे कि ये हर प्रकार का जो मैंने यहाँ लिखा है, फ्रेश वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, डेजर्ट, वहाँ पे हर तरह के डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगे, उनका अलग रिलेशनशिप होगा, उनका अलग फूड चेन होगा, उनका अलग ट्रॉफिक लेवल होगा। अगर ये सब नहीं पता है, डोंट वरी, फूड चेन तो आपको पता होगा, पर सब कुछ अलग अलग है ना, इंडिविजुअलिटी है। तो दिस इज द इंटर रिलेशनशिप इज इकोसिस्टम। तो ये इस बेसिस पे हमने इकोसिस्टम्स को क्लासिफाई किया है, नेचुरल वाले, आर्टिफिशियल वाले, ह्यूमन मेड वाले कौन कौन से फ्रेंड्स बताइए? ह्यूमन मेड वाले में कौन कौन से इकोसिस्टम्स आएंगे? 3 एग्जांपल बताओ कोई। सिटीज हैव इकोसिस्टम्स। आप एग्रीकल्चर करते हो, फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर करते हो पैडी का, हाँ, आपने धान लगाया, उसके बाद आपने पानी छोड़ा, बहुत तरह के कीड़े मकोड़े सब आए जो कि ओरिजिनली नहीं आते, पर आपके इंटरवेंशन के चलते वो तरीके के वो सारे इंसेक्ट्स, पेस्ट जो भी है, हाँ, तो इज एग्रीकल्चर पार्ट ऑफ माय मैन मेड इकोसिस्टम। गार्डनिंग, करेक्ट? और बताओ व्हाट एल्स? चलो एग्रीकल्चर हो गया, गार्डनिंग, आपके घर में आप गार्डनिंग करते हो, बहुत बढ़िया। डैम कंस्ट्रक्शन, डैम या रिजर्वायर बनाते हो, हाँ, अलग से आपने पानी वहां ब्लॉकेट कर दिया। फॉरगेट ज्योग्राफी में क्या होता है, हिल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, वो सब छोड़ जाओ। इवेंचुअली क्या होगा? स्टैंडिंग वाटर, सडनली आपने वहां पे पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। जो फिश डाउनस्ट्रीम जाता था डाउनस्ट्रीम नहीं जा सकता, वो अपना बिहेवियर चेंज कर देगा, वो प्रेडेशन वहीं करेगा। हाँ? आपके सॉल्ट, आपके क्या कहते हैं उसको, सेडिमेंट एक्युमुलेशन विल बी स्टॉपिंग, ऑल ऑफ दैट विल बी पार्ट ऑफ माय मैन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम, बहुत बढ़िया, ये सारे आप समझ गए, गुड। एक्वेरियम एटसेट्रा, क्लियर है? अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। ओके, अब आप देखो बायोम से अब हम कंसीडर करेंगे इकोसिस्टम को। बायोम क्वाइट सिंपली पुट क्या होता है, बाकी सारे देख लो, जो भी आपको एग्जांपल समझ में आ रहा है, मैन मेड वाले, लेकिन ठीक है, मैन मेड बॉडी, फॉर एग्जांपल आप मेज, बार्ली, ये सब उगाने जाते हो, जो भी उस तरह का करोगे, ठीक है, व्हीट, राइस, जो भी उगाओगे। ओके, नाउ लेट्स लुक एट इट गाइस, एक चीज देखेंगे थोड़ा बायोम के बारे में। लेट मी सी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस नहीं है गाइस। इंफ्रा विल बी इंक्लूडेड इन एंथ्रो, एब्सोल्युटली 100%। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड बायोम इन डिटेल। तो व्हाट इज माय बायोम, लेट्स लुक एट इट। चलो, BIOME, पहला बात, पहला टिप ये समझो, बायो है शब्द में, मतलब लाइफ तो होगा, इतना लेके चलो। जिस शब्द में भी बायो होता है वहां पे लाइफ रहता है। तो बायोम क्या है आपका? टेरेस्ट्रियल पार्ट। सिंपली पुट, एक शब्द में अगर समझना है तो टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ, यार ये तार ना, टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ माय बायोस्फीयर, यस, ऑफ द बायोस्फीयर, ये है हमारा बायोम। बायोस्फीयर क्या होता है? ऑल जो भी लाइन पे हमारा अर्थ पे जहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर, ठीक है? अब बायोम को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, कैसे हम सेग्रीगेट करेंगे, ऑन व्हाट बेसिस विल यू क्लासिफाई कि हां एक बायोम है, दूसरा चालू हुआ, तीसरा खत्म हुआ? तो 3-4 क्राइटेरिया, एक है क्लाइमेट, दूसरा वेजिटेशन, ठीक है, ये लिखेंगे गाइस आप प्लीज, क्लाइमेट, वेजिटेशन, उसके बाद फॉनल डाइवर्सिटी, फौना मतलब होता है एनिमल, ठीक है, फॉनल डाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, ओके, और क्लाइमेट वेजिटेशन में तो सॉइल भी होगा, सॉइल टाइप। इस बेसिस पे हम बायोम्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, गॉट इट? फौना के डाइवर्सिटी पे याद रखेंगे, नॉट फ्लोरा डाइवर्सिटी, चाहो तो इसको नोट कर लो यहाँ पे, ऐसे नोट करके लिखो यहाँ पे ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है, गॉट इट? बायोम में आप फॉनल डाइवर्सिटी कैरेक्टराइज करते हो, लिख लो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, बायोम में क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बायोम। अभी आप देखेंगे, व्हाई आई टेल यू, लेट्स हैव अ लुक एट इट वन बाय वन देखेंगे। अब मुझे बताओ, अगर मैं नॉर्थ पोल के ठीक नीचे से चालू करता हूं, चलो लेट्स स्टार्ट राइट फ्रॉम बिलो नॉर्थ पोल, ओके, मुझे बताओ व्हाट विल आई एक्सपेक्ट, फर्स्ट मेरा कौन सा आएगा? कैन आई से सबसे पहले ऊपर से अगर मैं चालू करूं तो मेरा आता है टुंड्रा, थोड़ा ज्योग्राफी गाइस, सबसे पहले टुंड्रा आएगा। मुझे बताइए एक चीज जो आपको टुंड्रा के लिए पता होना चाहिए, एक चीज बताओ जो एकदम आपको ज्योग्राफी पढ़ाया होगा। अच्छा हाँ, सुमित आपने बहुत सही पॉइंट बताया। सुमित का कहना है कि जो मेरा पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर हुआ है वो आप मेरा नोट्स देख नहीं पा रहे हो। गाइस मेरे साथ भी यही इशू हुआ था। वो क्या है, होता क्या मैं बताता हूँ, हम लोग सारे थर्ड पार्टी ऐप से ये खोलने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गूगल स्लाइड से खोलता हूँ, ठीक है, तो उसमें नहीं दिखता है मेरा एनोटेशंस। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी उससे खोलोगे ना तो सारे कुछ मिल जाएंगे। ये एक्चुअली मुझे आपको बताना चाहिए था, मेरी हिम्मत से उतर गया, ठीक है, तो ध्यान रखना कि थर्ड पार्टी ऐप से नहीं खुलेगा, वो माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी से खुलेगा, वर्ड पावर पॉइंट से। ओके चलिए टुंड्रा में देखते हैं, जो आप लोग कह रहे हो सही है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, टुंड्रा में मेरा कोई ट्रीज नहीं होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, वैसे तो ज्योग्राफी का पार्ट है पर आप लिख लो, टुंड्रा रीजन में नो ट्रीज। व्हाई बताइए गाइस, ट्रीज क्यों नहीं होगा यहाँ पे? गुड यशिता, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे होता है आपका परमाफ्रॉस्ट, परमानेंट आइस कवर लगा होता है, ठीक है। क्या तो फिर क्या मिलता है, व्हाट इज फाउंड? यहाँ पे मिलेगा आपको मॉस, लाइकेन, ठीक है, मॉस, लाइकेन, ठीक है। और ये भी कहाँ पे मिलेगा? क्या सॉइल पे आपको मिलेगा? नॉट नेसेसरी, क्योंकि सॉइल पे परमाफ्रॉस्ट है। फाउंड ऑन बेयर रॉक्स, इट इज फाउंड ऑन बेयर रॉक्स, रॉक्स के ऊपर आपको जमा हुआ मिलेगा, ठीक है। और सी लिख लीजिए यहाँ पे, रेप्टाइल्स, और एक और चीज क्या मिलता है, ट्रीज, रेप्टाइल्स, क्या एम्फीबियंस, एम्फीबियंस ये यहाँ एब्सेंट होते हैं, नहीं मिलते भाई। ये है टुंड्रा रीजन आपका। मुझे बताइए टुंड्रा रीजन कहाँ पे? फॉर एग्जांपल साइबेरिया, कैन आई से लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न साइबेरिया इज अ पार्ट ऑफ माय टुंड्रा। लाइकेंस डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, दे आर कंसीडर्ड। मैं बताऊं आपको लाइकेंस को क्या कहते हैं। देखिए अगर आप अगेन विल टेक यू बैक टू ज्योग्राफी माय फ्रेंड्स, अगर आप ज्योग्राफी में जाके देखोगे तो आप देखोगे कि जब लाइफ उत्पन्न हुआ था प्लैनेट अर्थ पे, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ वाज ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। देखना ध्यान से, अगर आप पढ़े होंगे आपने देखा होगा, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वाज ब्लू ग्रीन एल्गे। व्हाई इज इट? क्योंकि इसमें मतलब इसको कहते हैं प्राइमरी फॉर्म ऑफ लाइफ, इसमें रेजिलियंस बहुत रहता है, इसलिए ये बेयर रॉक्स पे भी जग सकता है, पर उसका एक लेवल है, एक मैच्योरिटी लेवल है, उसके आगे नहीं जा पाता।
Are you getting it? Which is why you find कि lichens and algae are most likely to be found in the most harshest of conditions. Okay? तो आप देख लो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको पता है, I'm not going to write it here. It's the northern part of Siberia, not Siberia. बाकी एरियाज भी है, but for the time being. Okay? Let's go forward. What's the next part? Can I say taiga? Taiga area है हमारा next. Taiga में क्या मिलता है friends? अगर एक चीज आपको पता होना चाहिए, देखो मैं आपको सारा चीज नहीं पढ़ाऊंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरत है, ठीक है? I'm not going to make you like a environment ministry का secretary overnight. टाइगा का अगर एक चीज आपको पता होना चाहिए वो है ये पॉडसोल्स. पॉडसोल्स ये पता होना चाहिए आपको, बाकी मेरे को नहीं जानना है वो सब क्या, वो आई डोंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. मुझे पॉडसोलाइजेशन के बारे में जानना है. व्हाट इज पॉडसोल्स? ZOLS होगा, माय बैड. पॉडसोल्स क्या होता है हमको बताइए. चलिए ये नोट करेंगे फ्रेंड्स प्लीज, अगर एग्जाम में सवाल सही से मार्क करना ही पता होना चाहिए. बायोम रिपीट. बायोम क्या है बाबू? सिंपल तरीके से समझो, हमारा बायोस्फीयर है ना, हाँ, अपना हाइड्रो अपना लिथो सब मिला के बायोस्फीयर बना, एटमो, हाँ, तो बस टेरेस्ट्रियल पार्ट जो है जो लैंड के ऊपर है ना उसको हम बायोम कहते हैं. सिंपल, दैट इज ऑल. बस क्वेश्चन थोड़ी देर में लेंगे फ्रेंड्स, अभी ध्यान दो. टाइगा क्या होता है, पॉडसोल्स क्या होता है बताइए. लेट मी सी, कोई सही आंसर देगा तो सही है. अमितेश, आई एम नॉट श्योर, आई सजेस्ट आप लिख लो अमितेश. नेहा, वन सेकंड, आई लुक एट द क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर माय क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन तो चलता ही रहेगा, मेरा सवाल का जवाब दो. व्हाट इज पॉडसोल्स? व्हाट इज द पॉडसोलाइजेशन प्रोसेस? सॉइल, व्हाट अबाउट सॉइल गोपाल? सॉइल मतलब क्या, उसमें क्या सीन है, सॉइल में क्या होता है? नीडल लाइक लीव्स, नॉट रियली. इनफर्टाइल सॉइल, राहुल, गुड, व्हाई, गिव मी द रीजन. सॉइल्स दैट हैव एश बेस सबसर्फेस, हर्षदीप, आपने ज्योग्राफी का बहुत बढ़िया आंसर दिया, गुड. ठीक है, लिखिए. मोर और लेस सम पार्ट ऑफ द क्लास नोज अबाउट से व्हाट पॉडसोलाइजेशन इज. ठीक है, यहां पे लिखो पॉडसोल्स आर एसेंशियली फाउंड, पॉइंट नंबर ए लिखेंगे इसके बारे में. पॉडसोल्स मिलते हैं नॉर्मली कॉनिफेरस प्लस बोरियल फॉरेस्ट में. ओके, प्लीज लिख लीजिए पॉइंट्स गाइस. ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट में, और साथ में मिलते हैं ये यूकलिप्टस फॉरेस्ट में. यूकलिप्ट फॉरेस्ट कहते हैं उसको, यूकलिप्टस फॉरेस्ट में. ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में. तीन जगह इनको आप ज्यादा एरियाज में देखते हो जहां कॉनिफेरस फॉरेस्ट होगा, बोरियल फॉरेस्ट होगा, या आपका यूकलिप्टस वाला फॉरेस्ट होगा. नॉर्मली इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, नॉट नेसेसरी उतना आपको जाने के लिए. होता क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस के चलते होता है पॉडसोलाइजेशन. एंथ्रोपोजेनिक है, लिखिए इसको, ह्यूमन इंटरफेरेंस. पॉइंट सी, पॉइंट सी. ओके, पुअर इन एग्रीकल्चर, पुअर, सॉरी, इस सॉइल में एग्रीकल्चर के लिए ये अच्छा नहीं होता है. पुअर इन एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर, पुअर फॉर एग्रीकल्चर. अब इसमें व्हाई इज इट पुअर फॉर एग्रीकल्चर? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सिंपल, दो तरीके से होता है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, एक ओवरग्रेजिंग, ठीक है, और दूसरा अगर आप जाके जला देते हो, बर्निंग. इन दोनों के चलते व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट्स, ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हमको बताओ, पॉडसोल्स है क्या? मैं आपको शिवांग यही तो बता रहा हूं, ये जो पॉडसोल्स है ना, ये सॉइल का एक टाइप है, सॉइल का एक क्वालिटी है, अ टाइप ऑफ सॉइल दैट यू फाइंड इन कॉनिफेरस एंड बोरियल एंड यूकलिप्टस फॉरेस्ट. Okay, now what is the property of this soil? This is not good for agriculture at all, very poor for agriculture. Why? Because of human interference. Two reasons primarily. Overgrazing के चलते, मतलब आपका चारा खाने के लिए आपने अपना छोड़ दिया सब कुछ, तो what happens, the top soil gets eroded. Now the top soil gets eroded and thus it is called as under ash soil. ठीक है, under ash soil भी कहते हैं इसको. Okay, अगर आपने soil का horizon पढ़ा होगा, हाँ, top soil, A B C D E O जैसे हम करते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि पॉडसोल्स में you do not have the presence of E horizon. वो वहां पे लीचिंग हो जाता है, ठीक है, which is why it is also known as under ash soil. लिखिए इसको. ये टाइगा का एक चीज आपको पता होना चाहिए, बाकी चीज मुझे उतना आपको पता नहीं है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइप मेजर टर्म दैट यू शुड रिमेंबर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि टाइगा बायोम में आपको पॉडसोलाइजेशन दिखता है, एक्सट्रीम लीचिंग. सर कैन वी से ब्रॉड एरियाज आर पॉडसोल्स? नॉट नेसेसरली. सी, ब्रॉड एरियाज द सैंड विल बी सलाइन इन नेचर. थिंक ऑफ इट, आप जब इंडिया का ज्योग्राफी का सॉइल का मैप देखे होंगे तो आपने देखा होगा राजस्थान साइड या इवन कच्छ साइड आपका सलाइन सॉइल मिलता है, करेक्ट. सो दैट इज अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल है ना. तो पॉडसोलाइजेशन में क्या दिखता है कि आपका इवेपोरेशन वो सब कुछ है, प्रेसिपिटेशन भी है. राजस्थान में क्या है आपका, यू डू नॉट हैव प्रेसिपिटेशन, तभी तो मेरा सॉइल सलाइन है. पर आपके टाइगा में यू विल फाइंड अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बट द पॉइंट इज दैट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन ओवर द एजेस उनका टॉप सॉइल खत्म कर दिया उन लोगों ने, तो वो एग्रीकल्चर के लिए फिट नहीं है. Soils are infertile. That is the point I wanted to know. Okay, poor for agriculture. This is poor for agriculture. ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स. अब हम आगे चलेंगे, इतना ही जानना है आपको. You don't have to know more than anything than this. Okay, टाइगा में एक और लिख लो, बी. एक और लिख लीजिए टाइगा का पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे पॉडसोलाइजेशन होता है इसलिए टाइगा का प्रोडक्टिविटी सबसे लोवेस्ट है. प्रोडक्टिविटी इज लोवेस्ट, लिखिए इसको, ठीक है, इन एनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. ऐसे लिखो, डेजर्ट से तो ऑब्वियसली ऊपर ही होगा, पर फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं जनरल प्रोडक्टिविटी कि कितना सामान, कितना एनर्जी, कितना न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रहा है, वो यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता. ऑलमोस्ट जीरो प्रोडक्टिविटी, लाइक द चेर्नोबिल ऑफ सॉइल्स. लोअर देन टुंड्रा, यस आदित्य, इट इज लोअर देन टुंड्रा. गॉट इट फ्रेंड्स. ठीक है, तो ये आप देखोगे कौन कौन से एरिया में, फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका में आप ज्यादा देखते हो. ठीक है, अगर आपको एरियाज लिखने हैं इसके तो लिख लीजिए पॉडसोलाइजेशन कहाँ का ऑब्जर्व किया जाता है. नॉर्थ अमेरिका में रफली, ओके, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप में. ठीक है, दीज एरियाज यू हैव पॉडसोलाइजेशन दैट इज ऑब्जर्व्ड. सम पार्ट ऑफ एशिया आल्सो, इनफैक्ट एशिया में भी पड़ता है वो पार्ट, सम एशिया. ओके, नाउ लेट्स गो. इसके नीचे क्या आएगा, जब टुंड्रा हमने क्रॉस कर लिया, पोल्स की साइड से आ रहे थे. नेक्स्ट पॉइंट 3. इसके बाद कौन सा आता है, टेम्परेट आएगा हमारा फॉरेस्ट. इट इज नॉट गुड फॉर एनी कल्टीवेशन गोपाल, फॉरगेट टी, चाय, कॉफी, कुछ नहीं उगता है वहां पे. आप सोचो ना, टॉप सॉइल ही नहीं है. टॉप सॉइल आपका ई होराइजन ही मिसिंग है वहां पे, तो कैसे आप एग्रीकल्चर करें, करेक्ट. और अगर आपको ये नहीं पता है कि आप टॉप सॉइल और ए ई ओ आई होराइजन क्या होता है, तो आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी देखना चाहिए. 10 मिनट लगेगा, उतना डिफिकल्ट कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, पर एक बार देख लो. देखो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है तो ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए. अभी पॉइंट 3 देखिए, आपका आता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. टेम्परेट डेसिडुअस. डेसिडुअस कर्व क्या होता है गाइस, जिनको लग रहा है ना कि अरे ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पर हमको समझ नहीं आता डेसिडुअस क्या होता है. डेसिडुअस कर्व क्या होता है, शेड करते हैं वो पतझड़. वो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से गुजरे थे, पेड़ों की शाखों से उतरे थे, वही तो है पतझड़. डेसिडुअस फॉरेस्ट था वो गाना जब लिखा था ना वो कवि ने, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट के आसपास लिखा था, वहां पत्ते झड़ रहे थे, एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं था वो. ठीक है, डेसिडुअस का यही अर्थ होता है. तो लिखिए, ये कहाँ काम मिलेगा मुझे,
टेम्परेट फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं ये बताओ मुझे, बाकी सब छोड़ो। क्या क्या ट्रीज मिल जाएंगे मुझे डेसिडुअस में, कौन कौन से पत्ते झड़ते हैं किस ट्रीज के? ओक, ओक का झड़ता है, ओक ठीक साल। और बताइए, और बेटर बेटर एग्जांपल्स बताओ। यूकलिप्टस नहीं, नॉट यूकलिप्टस। कनाडा का नेशनल फ्लैग पे कौन सा पत्ता है गाइस? हम लोग आए दिनों में कनाडा को काफी भर के गाली दी है, बाल्टी बाल्टी भर के। मुझे बताओ कनाडा के झंडे पे कौन सा पत्ता है? मेपल। तो काहे का, उनके यहाँ मेपल सबसे ज्यादा उगता है ना, टेम्परेट एरिया में है ना वो कंट्री। और ओक, मेपल, व्हाट एल्स? बीच, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंट, सम पार्ट्स और सम एरियाज मे हैव पॉडसोल्स बट लेसर देन टाइगा। ये लिख लीजिए। पॉडसोलाइजेशन यहाँ भी देखा जाता है पर बहुत कम मात्रा में, बट यू शुड स्टिल नो कि किस फॉरेस्ट में पॉडसोलाइजेशन होता है। ठीक है, बाकी सब देख सकते हो, बर्च, जूनिपर, चेस्टनट, चेरी, वो सब तो ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके, नंबर 4 टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया। अब आ जाते हैं ट्रॉपिकल। गुआवा करेक्ट, सही बोल रहे हो पवन, गुड। अब आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ तो ये तो सबसे आसान है गाइस। बताइए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के कुछ ट्रीज बता दो हमको बस। वीरप्पन ने किस किस का वो सब किया था ट्रीज का? नला फॉरेस्ट में क्या क्या मिलता है बताओ जल्दी जल्दी। व्हाट इज द नेचुरल रीजन? देयर इज नो नेचुरल रीजन बाबू, इट इज द रीजन ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। होता तो अपन लिखा नहीं, इट इज टू डू विद ह्यूमन इंटरफेरेंस, इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्रीज्ड अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ओवरग्रेजिंग। फायर, वाइल्ड फायर जलाए जा रहे हो तो सॉइल चला गया, और क्या होगा आप जानते हो। चलो आप लोग को मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको छोटा सा एनेक्डोट बताता हूं। चलो विल मेक इट इंटरेस्टिंग टुडे। लेट्स सी, लेट्स राइट। रेड चंदन, क्या बात, लिखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। वन थिंग दैट यू शुड नो इज एपीफाइट। देखो कुछ कुछ चीज आपको पता होना चाहिए। एपीफाइट क्या होता है आपने देखा होगा गाइस, ये मान लो ट्री है, ये ब्रांच है, हाँ ब्रांच के ऊपर कुछ अलग सा ऐसा उग रहा है, उसका अपना ही कुछ अलग चल रहा है, क्रीपर टाइप का। एपीफाइट क्या होता है? क्रीपर्स होते हैं ना, करेक्ट। एबनी, वेरी नाइस, महोगनी, ये तो ट्रीज अपने, एबनी, महोगनी एटसेट्रा, ओके फाइन, एबनी, महोगनी एटसेट्रा। यहाँ का सॉइल कैसा होता है ये बताओ? सॉइल न्यूट्रिएंट कैसा होता है? हाई या लो? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉइल मेरा न्यूट्रिएंट रिच होगा या न्यूट्रिएंट लो होगा? जो लोग हाई कह रहे हो ना गाइस, आप जानते हो, आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, हम समझ गए। अब बताओ मुझे, ट्रॉपिक्स के आसपास या इक्वेटर के आसपास आप सॉइल में क्यों न्यूट्रिएंट रिच नहीं कहते? देखो कैसे, क्यों ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड है, नहीं तो आप लोग ना बोरिंग लगेगा आपको फिर। अगर आपको रियली ऐसा वो मैं बताया ना, वो 30 सवाल के 30 सवाल सही करने हैं तो आपको ज्योग्राफी पता होना चाहिए। थोड़ा देखो फ्रेंड्स कैसे लिंकिंग करना है, जिन्होंने हाई कहा, जिन्होंने लो कहा, वो तो आप लोग सही हो। फॉर एग्जांपल समझो इक्वेटर, आप ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है इक्वेटर पे होता है 2 o'clock रेनफॉल। मतलब क्या होता है? सुबह से गर्मी पड़ती है, हाँ, आपका लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है, गर्म हवा ऊपर जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बारिश हो जाती है। ये प्रोसेस होते होते 2 बज जाते हैं, और हर दिन ये प्रोसेस हो रहा है। तो क्या होगा वहां पे? आपका जो सॉइल है, हाँ, डेली बारिश हो रहा है, उसमें डेली बारिश हो रहा है, सॉइल रन ऑफ है, तो वो आपका टॉप सॉइल देख रहे हो खराब होते जा रहा है, रन ऑफ है, इरोजन ज्यादा हो रहा है। तो वहां पे क्या देखा जाता है? इरोजन ज्यादा है प्लस लीचिंग होता है। लीचिंग, एक तो क्या हुआ आपका सरफेस रन ऑफ ज्यादा है, और दूसरा लीचिंग, पानी अंदर भी तो घुस रहा है, पर्कुलेशन तो होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और वर्टिकल मूवमेंट दोनों तो होगा पानी का, तो वो अपने साथ साथ सारा न्यूट्रिएंट्स को नीचे ले जाता है। तो जो आपका ऊपर का सतह है उसमें न्यूट्रिएंट कम रहते हैं, व्हिच इज व्हाई न्यूट्रिएंट इन हाई रेनफॉल एरिया, मेरे सॉइल को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हम कहते हैं। समझे फ्रेंड्स? देखो कैसे ज्योग्राफी से लिंक करना है। अगर आपको ये कांसेप्ट पता है कि 2 o'clock रेनफॉल, तो ये तो ऐसे ही आपको पता होगा कि रेनफॉल तो भैया ऑब्वियसली मेरे सॉइल को तो भिगाएगा ना, सॉइल से मेरा इरोजन करेगा, रन ऑफ होगा, कुछ पानी को अंदर जाएगा, तो सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स चला गया। समझ रहे हो? तो ऐसे लिंक करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो आप समझोगे बहुत हेवी लगने लगेगा थोड़ी देर में। तो सॉइल न्यूट्रिएंट यहाँ पे क्या है हमारा, लिखिए लो, वाई यहाँ पे लिखो फ्रेंड्स, आप अपने शब्दों में लिखिए जो मैंने आपको समझाया, पर प्राइमरी शब्द आपको इंक्लूड करना है अपने इसमें। लीचिंग, लीचिंग क्यों हो रहा है? वाई लीचिंग आप लिखोगे, कंटीन्यूअस रेनफॉल। ठीक है, अच्छा यहाँ के ट्रीज में मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, और कैनोपी फॉर्मेशन होता है। बताइए व्हाट इज कैनोपी? ऐसा, ये ट्री है ऐसा होगा, कॉनिफेरस कैसा होता है? ऐसा। क्यों ऐसा बताओ? नेचर ऐसा क्यों दे रहा? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड गिविंग कैनोपी देयर? पहले तो आपका कंटीन्यूअस सनलाइट होता है, दूसरा कंटीन्यूअस रेनफॉल होता है, व्हिच इज व्हाई ट्रीज गो अहेड एंड एक्सपैंड। ठीक है, कॉनिफेरस में क्या है? आपका स्नो ज्यादा आप देखते हो, इसलिए ट्रीज ऐसे होते हैं ताकि स्नो आए स्लाइड करके गिर जाए। नहीं तो जितना ज्यादा स्नो एक्यूमुलेट करेगा ट्री के ऊपर, लीव्स के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, उतना ज्यादा ट्री का सस्टेनेबिलिटी पे इशू पड़ जाएगा, ट्री के ब्रांचेस टूटने लगेंगे। तो देखो बनाने वाले ने कैसे बनाया, वी शेप का बना दिया कि आएगा स्नो स्लाइड, आएगा स्नो स्लाइड, मिनिमम डिपोजिशन होगा ऑब्वियसली डिपोजिशन, पर कम मात्रा में होगा। आर यू गेटिंग इट? एट द सेम टाइम वहां पे आपको शेप ऐसे बनाना है कि मैक्सिमम सनलाइट आप ले सको, इवेंचुअली सब कुछ सनलाइट से चल रहा है। ठीक है, शिवांग अभी करेंगे, और लिखती परखो, विल डू इट। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में एक और पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट ई लिख लीजिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। यहाँ पे आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी ये पता होना चाहिए। हाँ भाई, स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ पे होगा आपको हाई, यू विल फाइंड हाई नंबर ऑफ स्पीशीज। ओके, गॉट इट? ये है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जल्दी से हमको बता दो सवाना के बारे में। सवाना कैसा होता है हमारा? व्हाट एग्जैक्टली सवाना? पॉइंट नंबर 5, लेट्स डू इट, इंटरेस्टिंग लगेगा गाइस। सवाना क्या होता है? सवाना में क्या होता है टॉल, मुझे बताओ। ग्रास और ट्री। ठीक है, कौन सा सही ऑप्शन हमको बताना? शॉर्ट ग्रास, शॉर्ट ट्री, शॉर्ट ग्रास, टॉल ट्री, टॉल ग्रास, शॉर्ट ट्री, टॉल ग्रास, टॉल ट्री। बताइए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पहले एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया है हमको बताओ सवाना का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? टॉल ग्रास एंड शॉर्ट ट्रीज, बस देखा ही होगा ना गाइस। सवाना में आपने यू हैव सीन द फॉरेस्ट, ग्रासेस लंबे लंबे होंगे, ट्रीज आपके छोटे छोटे होंगे, उसमें एक ऐसा लेपर्ड बैठ के ऐसा खाना खा रहा होगा, हाँ, वो ज्यादा उसको चढ़ना नहीं पड़ता, वैसे हॉप स्किप एंड जंप करके चढ़ जाएगा उस पे। करेक्ट, तो लिखिए इसमें पॉइंट ए, टॉल ग्रास, शॉर्ट ट्रीज। पहचानना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, और क्या? और बताइए इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? लेट मी सी, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स काफी सारे हैं,
सारे के सारे इनफैक्ट पढ़ के आए होंगे, आई एम श्योर। और क्या होगा यहाँ पे? ट्री, ओके, लेस रेनफॉल, करेक्ट, गुड। एपिफाइट्स बताया ना, एपिफाइट्स आर दोज दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, दे आर ऑन होस्ट, उनको कहते हैं क्रीपर्स। 70 सेंटीमीटर रेनफॉल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। स्पीशीज डाइवर्सिटी यहाँ कम होगा, थोड़ा कम होगा, नहीं स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई होगा, गुड गुड पॉइंट। माइक डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। लिखो यहाँ पे, trees have big trunks, why? for water storage। जैसे कि अब हमारे फ्रेंड ने अभी बताया, यहाँ पे रेनफॉल उतना ज्यादा आपको नहीं मिलता है, ओके, रेनफॉल इज लिमिटेड, विच इज वाई यू फाइंड कि ट्रीज को बड़े बड़े ट्रंक रखने पड़ते हैं, उसमें वो पूरा पानी ऐसा सोख के रखते हैं ऑलमोस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, एंड द ट्रीज विल बी, जो ट्रीज होंगे वो डेसिडुअस नेचर के होंगे, वो पत्ते झड़ेंगे ताकि वो पानी बचा सकें, डेसिडुअस। और इसको हम कहते हैं बिग गेम कंट्री। व्हाट डज दिस मीन, बिग गेम? इसका अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? बिग गेम का अर्थ क्या होता है? हंटिंग, करेक्ट। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अभिषेक देखिए, आई कैन ओनली गो एंड गिव दैट मच ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन ज्योग्राफी, क्योंकि आप खुद जानते हो कि एनवायरमेंट का सिलेबस काफी बड़ा है, तो अगर मैं एनवायरमेंट ज्योग्राफी दोनों पढ़ने लगे ना तो मुझे महीने भर चाहिए, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सिंपल तरीके से समझो, एटलस साइड में खोल के रखो प्लीज, ताकि मैं जो भी एरियाज बताते जा रहा हूं एटलीस्ट यू आर एबल टू मार्क देम। एटलस साथ में खोल के रखेंगे फ्रेंड्स इस टाइम, ठीक है? बिग गेम कंट्री का अर्थ ही होता है कि यहाँ पे आपको हंटिंग बहुत प्रेवलेंट था, अब नहीं है, पर हंटिंग वाज प्रेवलेंट। प्रेवलेंट मतलब बहुत प्रैक्टिस किया जाता था यहाँ पे, इसलिए इसको बिग गेम कंट्री कहते हैं, ठीक है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे माय इन अफ्रीका, जितने आपके वो बड़े बड़े सेरेंगेटी, ये वो जितने सारे हैं, ऑल ऑफ देम मेजरली आर पार्ट ऑफ अफ्रीकन सवाना। अफ्रीकन सवाना हम कहते हैं उनको। सर कज़ा ट्राइब इन तांजानिया, करेक्ट। हाई रेप्टाइल्स, rodent species, good. Animals are trapped, ठीक है, all of that is necessary, fine. Let's go, number 6 savannah is done. Let's go next to steppe. steppe देखेंगे, उसके बाद देख लेंगे नंबर 7 desert। दो शब्दों में बस। भाई steppe का बता दो, steppe फॉरेस्ट किधर मिलता है? steppe फॉरेस्ट में मुझे हाई रेनफॉल होगा या लो रेनफॉल होगा, पहले ये सर्टेन करते हैं। दो क्राइटेरिया से पता चलेगा मुझे, हाई रेनफॉल या लो रेनफॉल, पहले मुझे ये बताओ। लो रेनफॉल तो कैन आई से दैट माय steppe एरिया इज लो रेनफॉल और साथ में होगा टेम्परेट क्लाइमेट? कैन आई से दिस? क्या सही है ये? लो रेनफॉल प्लस टेम्परेट क्लाइमेट या टेम्परेट कंडीशन, ठीक है? यहाँ पे लिख लीजिए ट्रीज मिनिमल, ठीक है, बहुत कम होते हैं, एकदम आइसोलेटेड ट्रीज ही मिलेंगे आपको इसमें, ऐसा कोई बड़ा ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? एंड ग्रासेस आर लो रेनफॉल है ना, तो ग्रासेस आर शॉर्ट, ग्रासेस आर शॉर्ट, ओके। डेजर्ट आपको पता है, मैं डेजर्ट पे क्या ही बताऊं, डेजर्ट यू नो वेरी वेल। द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर एनी डेजर्ट इज कि आपका इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है, ठीक है, पॉइंट नंबर ए। कोई भी डेजर्ट में फॉर्म होने के लिए आपका इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे हम देखते हैं सीरोफाइटिक वेजिटेशन, इस पे सवाल आया हुआ है फ्रेंड्स, एग्जैक्ट इसी पे पूछा गया है सीरोफाइटिक वेजिटेशन के ऊपर, ओके। व्हाट इज सीरोफाइटिक वेजिटेशन या सीरोफाइटिक एडेप्टेशन अगर हम कहें, कैसे प्लांट्स इंश्योर करती हैं कि हम, या जो भी श्रब्स हैं, हेजेस हैं, जो भी हैं, हाउ डू दे गो अहेड एंड मेंटेन लाइफ, उसके लिए कुछ एडेप्टेशंस को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इनके रूट्स लंबे होंगे ताकि वो नीचे तक पानी खोजने को जा सके। देखो कैसे लाइफ सर्वाइव करने की कोशिश करता है, ठीक है? लीव्स फ्यू या मिनिमल, बहुत कम होंगे लीव्स, ठीक है, ताकि आपको वाटर लॉस ना हो। और करेक्ट, आप सही लिख रहे हो, वेरी नाइस। लीव्स विल बी हेयरी और नीडल शेप्ड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। हेयरी या नीडल शेप्ड, दिस इज व्हाट आई लाइक, मैंने क्लास टेक्स इंटरेस्ट, आपने को पढ़ाने में मजा आता है। नीडल शेप्ड। और एग्जांपल मुझे बता दो, फॉर एग्जांपल कैक्टस या कैक्टी कहते हैं उसको। सर क्या कोल्ड डेजर्ट में सीरोफाइट्स होते हैं? बताइए, सुनो बाकी क्लास में बताओ, कोल्ड डेजर्ट में हमें सीरोफाइट्स मिलेंगे? आप सोचो, जो लोग फॉर एग्जांपल कभी लद्दाख घूमने गए हैं आप लोग, ठीक है, अगर लद्दाख घूमने गए हो और अगर आप उस साइड गए हो, नुब्रा वैली का साइड, तो आपने क्या देखा है उधर? किस तरह का वेजिटेशन होता है उधर, बताइए। व्हाट आर सीरोफाइट्स? समझो ना कि ये एक, मान लो हम और आप दिल्ली में, अभी हमारा ये प्लांट ऐसा है, ठीक है, हमारे घर का नीचे आपने ऐसा प्लांट लगाया, अभी आप जाओ और डेजर्ट में ट्राई करो, ये प्लांट अगर लग भी गया ये सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको आदत है, इसके लीव्स बड़े हैं, तो ये वाटर लॉस हो रहा है कंसिस्टेंटली। तो इसलिए डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना, जो भी हल्के फुल्के आपको श्रब्स हेजेस जो भी मिल जाएंगे, ठीक है, श्रब्स आर द स्मॉल टाइनी वंस, अगर आप वो जाके देखोगे ना उसका किस तरह का कैक्टस है जो भी है, यू विल फाइंड उनके लीव्स ऐसे हमारे जैसे मुलायम लीव्स नहीं होंगे, हाँ, वो हार्ड लीव्स होंगे। अगर आप कंपेयर करोगे वहाँ के प्लांट और यहाँ के प्लांट का, तो आप देखोगे उसके लीव्स, उसके रूट्स काफी लंबे हैं। तो जो डेजर्ट में जो हमारा प्लांट लाइफ सर्वाइव कर रहा है ना, उसको हम सीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है, ये आप जानने की जरूरी है, ठीक है? मुझे बताओ, लेकिन किसी ने बताया नहीं वैसे, कोल्ड डेजर्ट में होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स? विल माय सीरोफाइट्स बी फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट्स, यस और नो? एंड इफ नो, व्हाई नॉट? क्यों? ये तो बताओ पहले। सॉरी, हाँ जी, ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, मुझे ये बताओ, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ नॉट हैपनिंग? तो फिर कोल्ड डेजर्ट्स में क्या होता है? क्योंकि कोल्ड डेजर्ट्स में भी आपका इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन का सेम क्राइटेरिया, वहां पे भी इवेपोरेशन इज हायर देन प्रेसिपिटेशन, तो वहां पे क्या होगा? ऑफ कोर्स द सेम थिंग विल बी ऑब्जर्व्ड, करेक्ट? व्हाई नॉट? तुम सोचो ना कि फिर ऑप्शन क्या है नेचर के पास, हाउ इज इट गोइंग टू डू? आप जानते हो एल्प्स वगैरह में भी सीरोफाइट्स ऑब्जर्व होते हैं। आप अगर स्नो लाइन के ऊपर चले जाओगे ना, वेस्टर्न हिमालयस में, ठीक है, जहां पे कि ट्री कवर नहीं है, ट्री लाइन के ऊपर चले गए, यू विल फाइंड जो भी थोड़ा बहुत प्लांट लाइफ है, दैट हैज गॉट एडेप्टेशंस लाइक दिस, ठीक है? गॉट इट? क्लियर हुआ? बताओ हमको, तब आगे चलेंगे हम, ठीक है? वैक्सी लिख लीजिए प्लीज, दिस टर्म वाज यूज्ड प्रीवियसली, ओके। दिस इज अबाउट योर बायोम्स। नाउ ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर माय फ्रेंड्स, जब हमने ये वाला यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, ये वाला जब क्लासिफिकेशन किया था, तो ये पार्ट जो है ना, यही पार्ट मेरा बायोम का हिस्सा है, ओके। पर मेरा एक्वाटिक इकोसिस्टम जब हम बात करेंगे, वो बायोम का हिस्सा नहीं मानते हैं, ओके। दे आर नॉट कॉल्ड बायोम्स, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ बायोम्स, इतना याद रखेंगे प्लीज फ्रेंड्स। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, अभी हमने टेरेस्ट्रियल अपना फिनिश किया, अब हम एक्वाटिक देखते हैं। एक्वाटिक को फर्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ बायोम्स, ठीक है। मेडिटेरेनियन बायोम इज बेस्ड ऑन द प्लांट लाइफ देयर। चलो अभी देखेंगे, विल शो यू वन बाय वन, लेट्स गो। वेट, आई नीड स्लाइड्स।
गिव मी अ सेकंड, सॉरी। लिखिए यहाँ पे एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट लिखिए एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, उसके बाद हम स्लाइड्स देखते हैं गाइस। वंस वी डू दिस इकोसिस्टम्स नाउ, उसके बाद आपका इजी है बिकॉज़ दिस पार्ट इज फंडामेंटल, तो यहाँ पे मुझे डिस्कस करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत लिखूंगा यहाँ पे। वंस यू गो इनटू द इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ये वो आपके स्लाइड्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। ओके, यहाँ पे लिखिए फर्स्ट, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर नॉट पार्ट ऑफ बायोम्स और नॉट कॉल्ड बायोम्स। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर नॉट बायोम्स, क्यों? क्योंकि बायोम्स आर एसेंशियली टू डू विद टेरेस्ट्रियल, लैंड बेस्ड होते हैं बायोम्स हमारे। ओके, नंबर 2, जैसे आपने देखा सैलिनिटी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया एक्वाटिक इकोसिस्टम को। सैलिनिटी इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, उसके बेसिस पे हमने किया है। ओके, और इसके बेसिस पे आप सब डिवाइड कर सकते हो अगर चाहो तो, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश एंड सॉल्ट वाटर या मरीन। आपको इसका रेंज पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर लेस देन 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन ऑफ सॉल्ट है, ठीक है, अगर लेस देन 5 पार्ट्स पर ट्रिलियन ऑफ सॉल्ट है तो वो बन जाता है मेरा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। और जैसे मैंने आपको बताया उसमें हमारा दो तरह का होता है, एक स्टिल और एक फ्लोइंग। स्टिल को हम कहते हैं लेंटिक, ओके, इसको कहेंगे लोटिक। स्टिल में आप लिख सकते हैं पॉन्ड, लेक, हाँ, स्वैम्प, वो सब लिखो, ये भी लिख लो, बॉग्स, स्वैम्प्स, बाकी सब लिख लोगे वो दो, पॉन्ड लेक लिख लेना प्लीज। बॉग्स एंड स्वैम्प्स भी होते हैं। बॉग्स एंड स्वैम्प्स कहाँ देखे जाते हैं फ्रेंड्स? ज्योग्राफी वाले आपको बताना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और लोटिक इकोसिस्टम हो गया आपके स्प्रिंग, रिवर, स्प्रिंग एटसेट्रा, रिवर एटसेट्रा। ओके, ब्रैकिश इज टू डू विद 5 से 35, बिटवीन 5 to 35 पार्ट पर ट्रिलियन ऑफ सॉल्ट। ओके, तो आप देखोगे ब्रैकिश में हम नॉर्मली इंक्लूड करते हैं फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स, ठीक है। और क्या होगा हमारे ब्रैकिश में फ्रेंड्स, बताओ सर? इज इट पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, पीपीटी भी लिख सकते हो, पार्ट्स पर ट्रिलियन है, सॉरी, पीपीटी, पार्ट्स पर ट्रिलियन। बताइए और क्या होगा इसमें? मैंग्रोव्स के साथ और क्या आता है हमारा? सॉल्ट पैन्स या सॉल्ट मार्शेस, एस्टुअरी। चलो थोड़ा करंट अफेयर्स चेक करते हैं, मुझे पता है आप लोग काफी बोर हो रहे होगे क्योंकि फंडामेंटल है ना, सब बोर हो जाते हैं इस पर। चलो जल्दी से डिस्कस करते हैं। एक न्यूज़ में आपने सुना होगा लिथियम ट्रायंगल के बारे में। चलो भाई थोड़ा सा हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस चेक करें। लिथियम ट्रायंगल के बारे में सुना है फ्रेंड्स, है ना? मुझे बताओ, पार्ट्स पर 1000 होता है मेरे ख्याल से, सही बोल रहे हो आप, पार्ट्स पर 1000 होता है, जिन्होंने कहा ना आप सही कह रहे हो, आई एम गेटिंग मिस्टेकन। एनीवेज, लिथियम ट्रायंगल के बारे में सुना है? कौन कौन से कंट्रीज है? एबीसी, कौन कौन से कंट्रीज? बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। अब एक बात बताओ, इंडिया में भी अभी हमें रिसेंटली रियासी में, रियासी जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे बहुत सारा लिथियम मिला, करेक्ट? रियासी में मिला, हाँ। क्या फर्क है दोनों के लिथियम में? व्हाट इज द डिफरेंस? अब देखते हैं किसने डिटेल में पढ़ा, बताओ मुझे जरा, साइड हो जाइए, लीजिए हमको बताइए, मैं आपको चैट नहीं देख पाऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिथियम फाउंड इन रियासी जम्मू एंड कश्मीर एंड लिथियम ऑफ द लिथियम ट्रायंगल? क्वालिटी, कैसे? व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी? हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी? नहीं गाइस, आप लोग सिविल सर्विस स्टूडेंट्स हो, यू कैन टेल मी हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, थोड़ा अच्छा आंसर बताओ। पता नहीं, कोई बात, ये बेटर, पता नहीं तो पता नहीं। लिथियम ट्रायंगल इज सलाइन, राहुल गुड, यू आर मोर और लेस ऑन द राइट ट्रैक राहुल, ठीक है। सलाइन, ओके राहुल, आई गेट इट। थोड़ा और राहुल एक्सप्लेन करिए। सॉल्ट वाटर, लेस रेडिएटिव, नाना डेग्रेडेशन नहीं मिलेगी, देखो, ओके, सो ओनली राहुल हैज प्रोबब्ली गॉट समवेयर क्लोज टू द आंसर, लेट्स लुक एट इट। आप अगर लिथियम ट्रायंगल का बारे में पढ़ोगे, कोई आर्टिकल ध्यान से पढ़ोगे ना, सिर्फ ये छोड़ के कि अच्छा एबीसी है वो छोड़ दो, वो तो ऑब्वियसली सबको पूरा इंडिया को पता होगा, ठीक है। आप देखोगे कि लिथियम ट्रायंगल में जो है उसको कहते हैं सॉल्ट पैन्स, सॉल्ट पैन्स ऑफ लिथियम। मतलब वहां पे क्या है, ये ब्राइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्राइन मतलब क्या हो गया? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। और इंडिया में जो रियासी वाला है ना, वो हार्ड रॉक्स के पार्ट में फॉर्म करता है, हार्ड रॉक्स। अगर आपको इतना पता है, सिर्फ इतना डिफरेंस पता है, आप बाकी की सारी राम कथा लिख सकते हो उसके बाद, कि एक्सट्रैक्शन कहां इजी होगा, कहां कॉस्टली होगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन कहां ज्यादा बड़ा इशू है, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस क्यों क्रिटिकल है, सब कुछ लिख दोगे। पर ये आपको फंडामेंटल चीज पता होना चाहिए, सॉल्ट पैन्स या सॉल्ट फ्लैट्स, करेक्ट, खुश, सही बोल रहे हो, समझ रहे हो? इतना पता होना चाहिए। अब आप सब समझ जाओगे कहां पे इजी है एक्सट्रैक्ट करना, ऑब्वियसली जहां पे पानी फॉर्म में होगा वहां एक्सट्रैक्ट करना आसान है। हार्ड रॉक में ट्राई करो ना जाके, अभी फावड़ा लेके आप मरते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। कौन सा ज्यादा रिस्क है? ये वाला ऑब्वियसली नेक्स्ट डोर आपका पाकिस्तान, चाइना, पीओके, फलाना ढिमकाना सारा स्टोरी बताओगे उसके बाद, खत्म। दिस इज द प्राइमरी थिंग, तो लिखो उसको कहीं पे नोट करके लिखो। वैसे तो एक्वाटिक इकोसिस्टम का नहीं है, पर मैं बीच में आपको थोड़ा सा दिमाग आपका चलाता रहूंगा, नहीं तो एनवायरमेंट करते पढ़ते सो जाओगे आप। लिखो कि रियासी जम्मू एंड कश्मीर में हार्ड रॉक्स है, हार्ड रॉक फॉर्म में है, इसलिए एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट है। और जो एबीसी लिथियम ट्रायंगल का है वहां पे ब्राइन फॉर्म है, वो सॉल्ट पैन्स का पार्ट है। मोर इंपॉर्टेंटली आईआर पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, चाइना का मैसिव इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, इसलिए इनके पास टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है। नहीं तो कौन सा अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली ऐसे डेवलप नेशंस है नहीं, बट हाउ इज इट कि वो लोग ऐसा सब इंफ्रास्ट्रक्चर बना के एकदम सब खुशी खुशी चल रहे साथ में, क्योंकि चाइना का साथ होता है। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो करेक्ट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी टू गो अहेड एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हार्ड रॉक्स, इसलिए हमारे लिए बिगर चैलेंज। ब्राइन मतलब क्या होता है मुझे बताओ, ज्योग्राफी स्टूडेंट्स, ब्राइन क्या होता है? व्हाट डज ब्राइन मीन? चलिए बताइए फ्रेंड्स, व्हाट डज ब्राइन मीन? देखो इंटरेस्ट लगेगा ना तो आप लोग याद रखोगे, नहीं तो भूल जाओगे, मुझे पता है। हाँ, ब्राइन इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, लिखिए इसमें, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वो है ब्राइन। आप एक काम करो, मैं आपको बताऊं, आप घर पे भी ब्राइन बना सकते हो। एक पर्टिकुलर ऐसा ग्लास लो, ठीक है, उसको भरो और उसके बाद सॉल्ट डालना शुरू करो और घोलते जाओ। आफ्टर सर्टेन पॉइंट उसकी घुलना बंद हो गया, तुमने ब्राइन बना लिया, वही ब्राइन। जहाँ पे एट दैट पॉइंट जहाँ पे सॉल्ट घुलना बंद हो जाए, मैक्सिमम सैलिनिटी अचीव हो गया, मम्मी मर गई, हाँ, वही नो फॉर श्योर, वो ट्राई मत करना, समझाने के लिए बता रहा हूं। सैचुरेशन जहाँ पहुंच गया, करेक्ट। पैंस मतलब क्या होता है? अरे एक तरीके से समझो, वहाँ पे अनडिलेटिंग फील्ड्स है, उसमें इस तरह का पानी है, आपको बस पानी से लिथियम एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें लिथियम डिसॉल्व है। सॉल्ट पैंस क्या होता है? जहाँ पे अभी वो गांधी जी गए थे ना, गांधी मार्च के टाइम, तो वहाँ पे अगर वो इंडस्ट्री बैठा दी होती है उस दिन, तो आज वहाँ सॉल्ट पैन डेवलप हो गया होता, ठीक है। तो बस वही चीज है, यू कैन गो अहेड एंड देयर इज से ब्राइन वाटर ऑल अराउंड, ऑल यू नीड टू डू इज गो अहेड, कैप्चर द वाटर, एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम इट, सिंपल। ज्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंसिव भी नहीं है, हमारे वालों को थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ड रॉक से निकालना है। चलो, नाउ दैट यू अंडरस्टूड दिस, नाउ दैट आई हैव योर अटेंशन बैक, लेट्स गो बैक टू द मोर इंटरेस्टिंग स्टफ। इसलिए न्यूज़ ऐसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल ना वो ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कोई पॉइंट नहीं है। चलो
ब्रैकिश हो गया, फाइन। सॉल्ट वाटर, सलाइन वाटर, हाँ भाई इसमें 35 पीपीटी से ज्यादा होता है ऑब्वियसली, 35 पीपीटी प्लस पार्ट्स पर 1000 ही कह रहे हो, सही कह रहे हो, पार्ट्स पर 1000 ही होगा। जिन्होंने भी कहा थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट। ओके गॉट इट। अब हम देखेंगे फंक्शंस। नाउ दैट आपने सारा ये सब कुछ समझ लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम कि भाई इकोसिस्टम में काम क्या चलता है, और अब आपको ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि काफी दफा आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा न्यूज़पेपर आर्टिकल में, इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। ये टर्म फ्रीक्वेंटली यूज होता है आर्टिकल्स में। यूपीएससी का अगर आरसी के पैसेजेस देखोगे पिछले साल उठा के 2022-23-21 का पैसेजेस इसके ऊपर पूछे जाते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज। तो व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम कैसे क्या हमें प्रदान करता है, वी शुड अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहला आप समझोगे, नंबर 1 इज द कांसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब सिंपल वर्ड से समझेंगे, आपके इसमें बहुत लंबा चौड़ा ऐसा हिस्ट्री लिखा है, वो जान के कुछ करोगे क्या, आपको जानना है बेसिकली कॉन्सेप्ट कि सक्सेशन होता क्या है। तो इसके लिए छोटा सा एनेक्डोट मैं आपको सुनाता हूं, चलो फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान देना फ्रेंड्स, ठीक है, याद रहेगा तुमको। माय ग्रेट ग्रैंडफादर, ओके, माय ग्रैंडफादर, माय फादर, और उसके बाद आया मी, चलो ऐसे समझते हैं। नाउ माय ग्रेट ग्रैंडफादर, मैं अपना सच बता रहा हूं, ठीक है, ही वाज अ कृषक, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट थे वो। मेरे ग्रैंडफादर वाज द फर्स्ट जनरेशन जो जाके पढ़ाई किए, और वो बिहार के सिविल सर्विस में थे, ओके। उसके बाद मेरे फादर वो गए आईएफएस में, और उसके बाद आया मैं बैठ के यूपीएससी पढ़ाता हूँ, नीचे चले गया एक्चुअली, नेवरदलेस फॉर द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब ये है हमारा एक तरीके से जनरेशनल प्रोग्रेस दैट हैज हैपेंड। मुझे एक बात बताओ, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, हम सक्सेशन बाद में समझेंगे। एक बात बताओ, किसके लिए वो जंप सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, फॉर माय फादर और फॉर माय ग्रैंडफादर, कि वो गरीबी से निकल के पढ़ाई करके पहली बार अफसरी के क्लास में घुसना, वो ज्यादा डिफिकल्ट था, या मेरे फादर को जिनको कि ऑलरेडी एक स्टेट सर्विस का प्रिविलेज था और उसके बाद वो आईएफएस गए, मेरे ग्रैंडफादर को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था, करेक्ट। क्यों? क्योंकि उनको शुरुआत से शुरू करना पड़ा। बस जैसे इकोलॉजी है ना, वो सेम चीज वही कॉन्सेप्ट शो करता है कि अगर आप एक बैरन पीस ऑफ लैंड ले लोगे तो आप देखोगे सबसे पहले आएंगे मॉस लाइकेन, उसके बाद आपके प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, टर्शियरी सक्सेशन। पर आप देखोगे कि जो प्राइमरी सक्सेशन से सेकेंडरी सक्सेशन का जंप है ना, वो टाइम लगाता है। क्यों? क्योंकि आपको एक अलग क्लास, अगर ऐसे समझना चाहते हो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एग्रीकल्चरिस्ट क्लास से आप ऑफिसर क्लास का जंप लगाना है आपको, ये थोड़ा एक्सट्रीम है। ऑफिसर से ऑफिसर का जंप लगाने में आसान रहता है, समझ रहे हो, प्रिविलेज की बात आ जाती है, रिसोर्सेज की बात आ जाती है, बस सक्सेशन का कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी। किताबें आपको लंबा चौड़ा सिखाएंगे। एक एग्जांपल के तौर पे आपकी फैमिली में भी सेम आप देखोगे, ग्रेट ग्रैंडफादर को, फिर पापा ने, आपके ग्रैंडफादर ने स्ट्रगल मारा, आपके पापा ने हार्ड वर्क किया, जनरेशन में जनरेशन आगे बढ़ रहा है, वही है सक्सेशन। चलिए अब समझते हैं पॉइंट कैसे है, ठीक है। नाउ लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड पॉइंट बाय पॉइंट। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है, एग्जाम में आपको याद रहना चाहिए, छोटा सा एनेक्डोट, क्योंकि सवाल इसी से सॉल्व होंगे। ओके, अब देखो सक्सेशन सिंपल वर्ड्स में लिखिए इसको, द प्रोग्रेस ऑफ अ स्पीशीज, प्रोग्रेस ऑफ अ स्पीशीज ओवर टाइम। पहले तो समझ लो, ठीक है, किस तरह का टाइम, कितना टाइम स्केल अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें कि किस टाइम स्केल में हम बात करें, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, तो आप देखोगे दिस कैन गो फ्रॉम से 10 इयर्स टू 10 मिलियन इयर्स। कोई भी टाइम लिमिट का हो सकता है, पर सक्सेशन कुड बी अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, कुड बी अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ओके, समझ रहे हो। तो व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट पॉइंट बी लिखिए, वन स्पीशीज may replace another species in an area। देखो इसको, one species may replace another species in an area, okay। final stage of species is called climax community, जिसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, आपने मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ वहां पे ढूंढ लिया है, ओके। और स्टेजेस टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी, मतलब जीरो से लेके फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक, तो आपने 1 2 3 4 जितने भी स्पीशीज आए होंगे, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पे जितने भी स्पीशीज आए होंगे, उनको हम कहते हैं स्टेजेस टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी। इनको हम कहते हैं सीयर्स या सीर्स, सीर्स तो नहीं, सीयर्स कहेंगे, SERES, इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है, पहले समझोगे। अब मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट, अगर आपने लिख लिया है तो आप कॉन्सेप्ट समझो गाइस, फिर सवाल पूछना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आई एनकरेज सवाल इसमें, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले समझो कॉन्सेप्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो ये हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, बताइए सबसे पहले क्या आएगा, शुरुआत से शुरुआत अगर करें, स्टेज 1 क्या आ सकता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले क्या आया, या शायद अभी सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या आया था, हमने अभी डिस्कस किया था ना, फॉर एग्जांपल लाइकेन, मॉस, माइक्रोब, ये हमारा सबसे पहले आएगा किसी भी एरिया में, माइक्रोब, लाइकेन, मॉस, एल्गे, कुछ ऐसा बनेगा डिपेंडिंग ऑन जो भी बना। स्टेज 2, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, करेक्ट, मैंने सारा को इंक्लूड किया, गुड, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर लैंड पे, मान लो ये हमारा लैंड है, इस पर्टिकुलर एरिया पे सबसे पहला बना मेरा माइक्रोब, लाइकेन, मॉस, एल्गे, कुछ भी एक चीज बना। नेक्स्ट क्या बनेगा, व्हाट हैपेंस इवेंचुअली, हर साल, साल दर साल, साल दर साल से आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फैक्टर्स चेंज हो रही हैं, विल इट बी ऑलवेज कि उस लैंड पे हमेशा एल्गे रहेगा, कोई जरूरी नहीं। क्या होता है स्टेज 2 में आप देखोगे, ओके, कि यहाँ पे अब कम्युनिटीज हमारे डेवलप होने लगेंगे, ठीक है। हो सकता है कि फ्लड्स आ जाए, हो सकता है वोल्केनो फट जाए, कुछ भी हो सकता है, नेचर वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। तो इस पर्टिकुलर लैंड पे आप देखोगे सेकेंडरी सक्सेशन हम देखना शुरू करेंगे, ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन, उसमें सबसे पहले आपका आएगा ग्रास। देखिए ग्रास फॉर्मेशन होगा सबसे पहले, छोटे छोटे हरे हरे ग्रास निकलेंगे, ठीक है, हर्ब्स एंड श्रब्स, करेक्ट, गुड। किस तरह के, बताओ किस तरह का ग्रास होगा, वो जो क्रिकेट पिच वाला ग्रास है वैसा नहीं, हार्ड ग्रास, हार्ड ग्रास डेवलप होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि न्यूट्रिएंट का कोई सीन नहीं है, अभी लाइफ सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो जो रूडिमेंटरी फॉर्म का निकला बस हार्ड ग्रास सबसे पहले निकलेगा। वीड्स, गुड, वाइल्ड प्लांट्स नहीं, हार्ड ग्रास, वीड्स तक ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन तो धीरे धीरे होगा, सही बोल रहे हो आप, ठीक है। ग्रास बनेगा सबसे पहले मेरा हार्ड, ओके। अब उसके बाद आपको पता है कि मेरा एक पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, ये सब होना चालू हो जाता है कहीं पे भी, किसी फॉरेस्ट में, किसी भी एरिया में। तो स्टेज 3 देखो, स्टेज 3 पे क्या आएगा, बताइए, बताओ बताओ बताओ, व्हाट विल हैपन इन स्टेज 3 इवेंचुअली। अब आएगा मेरा यहाँ पे जिसको हम कहते हैं मोर बेटर ग्रासेस, हाँ, से सॉफ्ट ग्रास,
प्लस पेरेनियल्स। ओके, फिर स्टेज 4 लिख लो, पता होना चाहिए आपको। स्टेज 4, ओके, उसके बाद आपके आएंगे ट्रीज, ठीक है। स्टेज 5, 5 स्टेज तक की करते हैं। स्टेज 5, उसके बाद आपका आएगा मैच्योर ट्रीज। देख लो नाउ क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तो चलेगा नहीं ये सारा चीज। यू कैन हैव इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल अदर प्रोसेसेस इन अ सक्सेशन सच एज सीड डिस्पर्सल, ये एक होगा, तभी तो ट्रीज आएंगे। पॉलिनेशन, इन सब का योगदान है मेरे सक्सेशन में। तब तो इवेंचुअली इवॉल्व फॉर्म ऑफ ग्रास ये तो है, पहले सॉफ्ट ग्रास आएगा, पहले हार्ड ग्रास, फिर सॉफ्ट ग्रास, पेरेनियल्स छोटे छोटे शब्द बुशेस होते हैं, फिर आपके यंग ट्रीज आएंगे, ठीक है, नॉट सो मैच्योर ट्रीज, एंड इवेंचुअली से 150-200 मिलियन साल तक भी अगर चला, इवेंचुअली हैव अ फुल ग्रोन फॉरेस्ट देयर। इस एरिया को अब देखो, इस पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात कर रहे थे, जो शुरू हुआ लाइकन या मॉस या मेरा साइनोबैक्टीरिया से, और अब देखो फुल ग्रोन फॉरेस्ट है। आर यू गेटिंग इट? तो ये सारा प्रोसेस को हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, और ये इंडिविजुअल स्टेजेस जो है ना, स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 2 से स्टेज 3, स्टेज 3 से 4, 4 से 5, इसको हम कहते हैं सीयर्स, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, एवोल्यूशन एंड सक्सेशन का पैरेलल प्रोसेस है, एब्सोल्युटली करेक्ट। गुड, इसमें अब एक नोट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से एक सवाल बनता है। तो नोट लिखिए, मैं लिख नहीं पाऊंगा, प्लीज लिख लो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, प्लीज लिखिए नोट। ओके, यहां पे लिखो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सक्सेशन व्हिच इज स्टेज 1, प्राइमरी सक्सेशन वर्सेस सेकेंडरी सक्सेशन स्टेज 2, ठीक है, द डिफरेंस दैट यू नीड टू नो। ओके, सेकेंडरी इज फास्टर देन प्राइमरी। आप लोग जानते हो क्यों? मेरे पापा को उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा था जितने मेरे ग्रैंडफादर को करना पड़ा था। मेरे ग्रैंडफादर क्या थे? प्राइमरी सक्सेशन। माय फादर इज सेकेंडरी सक्सेशन। तो उनको ऑलरेडी एक रूट, एक बेस तैयार था। दिस इज इट, सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी सक्सेशन, ऐसे याद रखोगे आप। लिखिए इसको, ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि किस स्टेज में सॉइल का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इन विच स्टेज ऑफ सक्सेशन इज सॉइल अ पार्ट ऑफ द सक्सेशन प्रोसेस, मुझे बताइए। बस 2 मिनट गाइस, ये सवाल का जवाब दे दो, फिर मैं आपको ब्रेक देता हूं। निहारिका का सवाल था, व्हिच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। निहारिका बताइए, किस स्टेज पे मेरा सॉइल चालू हो जाता है ना? स्टेज 2 लिख लो, लिख लीजिए, स्टेज 2 या सेकेंडरी सक्सेशन ऑनवर्ड्स सॉइल इज अ पार्ट ऑफ द सक्सेशन प्रोसेस। यहां से आपका सॉइल का एंट्री हो जाता है। भले ही सॉइल का क्वालिटी अच्छा ना हो, पर इट इज देयर नाउ, तभी तो आपका ग्रास सस्टेन कर रहा है, एकदम बेयर फॉर्म में भी है, पर है। फिर साल दर साल आपका इरोजन हो रहा, हवा चल रहा, बारिश हो रहा, एनिमल आ रहा, सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन, थोड़ा थोड़ा और सामान आते गया। कंडीशन अगर राइट हुए तो आप देखोगे फॉरेस्ट हो जाएगा कुछ 150 मिलियन साल, 200 मिलियन साल। समझे? सॉइल का एंट्री यहां से होता है। सॉइल, हाँ बस यहां से समझ लो, यहां से इंक्लूडेड है सॉइल, इसके पहले सॉइल को कुछ लेना देना नहीं। फास्टर का मतलब क्या होता है? द जंप, शिवांग। फॉर एग्जांपल 1 to 2 इफ इट टेक्स फॉर एग्जांपल 100 years, okay, 2 to 3 will take 50 years. So you realize my secondary succession is way faster than my primary succession. Getting it? Somnath, 1 second, let me look at your question. चलो अब ब्रेक ले लेते हैं गाइस, उसके बाद secondary succession is something different. I'm confusing now. Somnath, what is your confusion? Let's go ahead. Ask me your question. Ask me your question and I'll answer it for you. ब्रेक ले लो, 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं फ्रेंड्स। 7:17 हुए ना, 7:20-25 पे मिलते हैं। Deep and shallow ecology, we'll do that. Samrit, okay. So you told floral diversity is not considered as criteria of bio. Vegetation is broadly floral diversity. Vegetation and forest में फर्क होता है ना, निहारिका, नेहा, है ना? मुझे सोचो, is vegetation the same as forest? For example, when we discussed oak or when we discussed mahogany, can I classify it as forest or can I classify it as vegetation? मुझे ये बताओ। साइड हो जाओ, अच्छा साइड हो जा रहा हूं मैं भाई। Sir, can you give a quick summary of this process? I just told you, no, that see, eventually this process of succession is to do with stage by stage growth of a particular area in terms of species diversity, in terms of general progress, in terms of the concept of say mature forms of life coming. This is what you observe ना भाई। देखो आपका mature life नहीं आ रहा है, from microbes you are going on to say mature trees, that is the comment. So help, सवाल पूछो। Sir, what types of animals are found in taiga biome? Simple Google Priyanka, उसमें क्या है? 1 second, Somnath, while primary succession is the first time any community starts to invade a place like lava. So this is what I told you, no, you had nothing there and then you had microbes come, right? So this stage of the formation of microbes coming, right, this will be a way longer process than say the formation of my grass. Correct? Grass will form way quickly, जल्दी बनेगा on a tract of land than say first forms of my rudimentary life coming. वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि secondary is faster than primary. गलत कहाँ बताया सोमनाथ? ये तो 10 साल से कर रहा है। करेक्ट, आपका अप्रोच सही है। अशोक भाई आप पूछो सवाल पूछो प्लीज। एग्जांपल सीयर्स, इंडिविजुअल स्टेजेस, इज फॉरेस्ट मल्टी-नेट वेजिटेशन? यस। पॉटजोल्स वंस अनस, पॉटजोल्स क्या होते हैं? आपका ओवरग्रेजिंग और आपका ओवरबर्निंग के चलते आपका सॉइल का प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाता है, तो उसको कहते हैं सॉइल हैज अंडरगॉन पॉटजोलाइजेशन, और उस सॉइल को कहते हैं पॉटजोल्स। ओके सर, डज द फर्स्ट कम्युनिटी आल्सो कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी? करेक्ट। सर ये बताओ क्या आपने हो गया? ओके, व्हिच इज फास्टर 3 वर्सेस 2, 4 वर्सेस 3? व्हिच इज फास्टर आप पूछ रहे हो इन टर्म्स ऑफ 3 and 2 and 4 and 3. So you will find that your this process, देखो this is the longest process, ठीक है, ये बनने में टाइम लगता है। उसके बाद इवेंचुअली डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन, ऑल ऑफ दैट कैन डिटरमाइन कि मेरा आगे कैसे बनेगा। ओके, टाइम लिमिट हम 1 और 2 का ही हम देखेंगे बस। पायनियर कम्युनिटी हो गया, सोमनाथ डन। ह्यूमन एक्टिविटीज इन ट्रॉपिकल रीजन आल्सो, व्हाई पॉटसोल्स आर नॉट फाउंड नियर ट्रॉपिक? ह्यूमन एक्टिविटीज देयर नियर द ट्रॉपिकल रीजन आल्सो, व्हाट पॉटसोल्स आर नॉट फाउंड नियर ट्रॉपिक? ट्रॉपिक में वेदर कंडीशंस अलग है ना, आपका टाइगर में वेदर कंडीशन अलग है, सो दैट वेदर कंडीशन आल्सो विल गो अहेड एंड डिटरमाइन व्हाट टाइप ऑफ सॉइल, नो, ज्योग्राफी का पॉइंट है। सर इन एसआईक्यू बुक इट इज रिटन एक्वेटिक बायोम। अरे राहुल, वी आर कमिंग टू दैट। सेम है शिवम, किसी और के होंगे बिल्कुल, आई हैवंट सीन दैट। See, there are so many messages. I'm trying to reply to all of them very quickly. JNK में कहाँ से आया होगा लिथियम सेडिमेंटेशन के थ्रू, जब सबडक्शन का प्रोसेस हुआ होगा, ठीक है। Sears are individual stages. Why flora not in my humid area वाली सवाल भी पढ़ जाओगे नहीं? Why what is amphiboles pollination से, ठीक है। एपिफाइट समझ नहीं आ रहा सर, मैं एपिफाइट करूंगा अभी, ओके।
सीएस समझाऊंगा, चलो काफी लोगों को सीएस में डाउट है, ह्यूमिड एरिया वाली पॉडोलाइजेशन पे, चलो ये तीन चीज मैं आपको पहले समझा देता हूँ, जिनको जो डाउट है मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि मैं बताता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं हो पाएगा नहीं तो। सीएस, पॉडोल्स और क्या क्या था आपका, वेट आई टेल यू ऑल राइट। सीएस, पॉडोल्स और क्या था आपका क्वेश्चन, बायोरेमेडिएशन मैनिपुलेशन करेंगे। स्टेज 2 में ऐसा क्यों हो जाता है? स्टेज 2 में इसलिए क्यों हो जाता है, देखो सक्सेशन का अर्थ क्या हुआ, प्रोग्रेस। तो स्टेज 2 में एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पे कि आपका पहले एल्गे या मॉस था, वहां पे आपका सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, हवा चल रही है ना, ये सरफेस की बात हो रही है ना गाइस। आप सोचो सब कुछ ऐसा स्टिल तो है नहीं, आप सोचो 150 मिलियन साल की बात कर सकते हैं, लंबा पीरियड 150 इयर्स तक सोच सकते हो, 150 200 इयर्स तक सोच सकते हो प्लस, करेक्ट। तो हवा चल रहा, बारिश आ रहा, पानी आ रहा, सीड्स डिस्पर्सल हो रहे, पॉलिनेशन हो रहे, तो एक पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड हमेशा आइसोलेशन में काम नहीं कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स दैट वेरी नेचर ऑफ द लैंड स्टार्ट्स टू चेंज, और वहां पे आप देखते हो कि एक अलग तरह का इकोलॉजी डेवलप होने लगता है, उसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। और उसके इंडिविजुअल स्टेजेस को, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, ये सारे इनको कहते हैं सीर्स, SERES। ये जो प्रमोशन ले रहे हो 0 to 1, 1 to 3, 3 to 4, ये क्या कर रहे हो, सीर 1, सीर 2, सीर 3, सीर 4, सीर 5 ऐसे जा रहे हो। ओके, सॉइल इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टेज 1 बिकॉज ऑफ, से फॉर एग्जांपल अभी सोचो आपका लावा फटा, हाँ आपका गरम गरम लावा निकला और लावा यहाँ पे जाके जम गया, डेकन ट्रैप्स फॉर एग्जांपल। चलो अभी आप लोग एकदम बेसिक्स भूल रहे हो, लुक एट दिस फ्रेंड्स, हाँ ये इंडिया जा रहा था, इंडिया प्लेट रियूनियन के ऊपर से, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मत पूछना मुझसे, फिर देन इट इज इंपॉसिबल टू टीच। दिस इज इंडिया प्लेट हेडिंग टुवर्ड्स यूरेशिया, ठीक है, ये रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से क्रॉस करके जा रहा है। अभी सारा का सारा लावा मेरा यहाँ पे हुआ, डेकन ट्रैप मेरा फॉर्म हो गया, क्या इसको सॉइल मानेंगे? मुझे बताओ, बताओ, नया नया लावा निकला है मेरे डेकन ट्रैप पे, क्या ये सॉइल मानूंगा मैं? नहीं। पर क्या ये हमेशा लावा लावा ही रहेगा? नहीं, ठंड भी हो रहा है, ठंडा रहा है लावा, इवेंचुअली क्या होगा कि आपका सबसे पहला फॉर्म डेकन ट्रैप्स पे क्या आया होगा, सबसे पहले आपका आया होगा सम फॉर्म ऑफ एल्गे या लाइकेन या मॉस, कुछ भी आया होगा, मैं तो था नहीं पर इन तीनों में से कोई एक रहा होगा फॉर श्योर। उसके बाद इंडिया प्लेट जाके टकराया, सारा कुछ हुआ, हिमालय, ट्रांस हिमालय, वो सारा आपको पता है, मैं उस पे नॉट गोइंग टू गो एंड डिस्कस दैट। इवेंचुअली यू हैव कश्मीर एंड ऑल ऑफ द इंडिया गेटिंग फॉर्म। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका एल्गे लाइकेन मॉस है, आपका रिवर सिस्टम तैयार हो गया, अब आपका यहाँ पे बारिश हो रहा है, हवा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सालों साल तक यू विल हैव इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टेज वाइज 1 2 3 4 5, तभी तो जाके आज के टाइम पे यहाँ ब्लैक सॉइल है, तभी तो आज हम कॉटन बना पाते हैं, यहाँ पे कॉटन को ग्रो कर पाते हैं, करेक्ट। तो वो कैसे हुआ, दैट नेचर ऑफ द सॉइल चेंज ना फ्रेंड्स, और वो जो इकोसिस्टम था वो भी तो चेंज हुआ ना। अभी जब वोल्केनो हुआ होगा, हो सकता है कि तब यहाँ पे एक्सट्रीमोफाइल्स रहा हो, सिर्फ एक्सट्रीमोफाइल्स रहा होगा, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। आज के टाइम पे एक्सट्रीमोफाइल्स छोड़ के बाकी सब रहते हैं यहाँ पे, करेक्ट। सो दिस इज इट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। आप ज्योग्राफी के साथ लेके चलो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब क्लियर हुआ? अब हमको बताओ, अब क्लियर हुआ कि नहीं कि व्हाट इज सक्सेशन? गॉट इट माय फ्रेंड्स? अब क्लियर, गुड। चलो दिस इज रिक्वायर्ड, चलो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, मैं भी ब्रेक ले लूं। ओके, गिव मी 5 minutes and then we shall begin. Sumit, follow the lecture. If I would advise you to take a look at the book, ठीक है, but then the lecture what we are discussing जो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं और जो PPTs में है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड अगर if you really want to go ahead and master geography plus environment together. चलो ब्रेक। ओके, मैं भी थोड़ा ब्रेक लेता हूं फ्रेंड्स, मैं गेट रेडी। लो क्वेश्चन वाला मैं स्लाइड या खोल दे रहा हूं, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। मंडे विल द क्लास बी इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस? सॉरी आयुष, मैं से वो एक डाउट आ गया था। विल यू बी इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन मंडे गाइस? हाँ, क्योंकि सिर्फ थ्योरी करेंगे ना तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा जितना कि सवालों से हो जाएगा। सवाल लगाते हैं, एक काम करते हैं, मंडे का 3 घंटे क्लास है ना, तो 1 घंटा सवाल लगाते हैं, 2 घंटे थ्योरी करेंगे। लेट्स डू सवाल थोड़ा, क्योंकि इवेंचुअली सवाल सॉल्विंग भी आपको पता होना चाहिए। मंडे को सवाल करते हैं, चलिए डन है। प्रदीप भाई जो डाउट है हमको इंस्टाग्राम पे डालो ना, जो भी डाउट है मैं फटाक से आपको क्लियर कर दूंगा। कल भी वैसे 15 सवाल डालूंगा मैं टेलीग्राम पे, 15-20 सवाल रफली। नहीं आई एम नॉट द बॉस, द बॉस आर यू पीपल। मुझे आपका फायदा देखना है, जैसे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। द थिंग इज आई डोंट फील वेरी वेल टुडे, तो फीवर है मेरे को, इसलिए मरा हुआ हूं अंदर से। एंडेमिक स्पीशीज क्या है शिवम? एंडेमिक स्पीशीज वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया का स्पेसिफिक होता है, ठीक है, जो वहीं पाया जाता है, वहीं उसका से इकोसिस्टम डेवलप्ड है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडेमिज्म। प्लीज मेंटेन फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इन्फो, प्लीज डोंट जंप हियर एंड देयर। व्हेन डिड आई जंप हियर एंड देयर? इफ आई गिव यू एग्जांपल्स दैट्स नॉट जंपिंग हियर एंड देयर, दैट्स आई एम ट्राइंग टू गिव यू क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक। ओके, इफ यू डोंट वांट मी टू गिव एग्जांपल्स फाइन, एज यू वांट। यस यस, रेफर टू एनी बुक, एनी बुक, कोई भी बुक, नॉट जंपिंग हियर एंड देयर बाबू। मैं आपको समझाऊंगा नहीं ना, फिर किताब अगर मैं रिपीट कर दिया तो फिर फायदा नहीं होगा आपको, ऐसा समझो। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, दे आर ऑल माय स्टूडेंट्स, आई शुड एब्सोल्युटली टेक केयर ऑफ ईच वन ऑफ यू, ऐसा कुछ नहीं है। पर आई शुड एक्सप्लेन ताकि उनको भी समझ में आए कि हम क्या ट्राई कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी को पसंद नहीं आए, पर आपके फायदे के लिए गाइस, आप सब मेरे स्टूडेंट हो। चलो शुरू करते हैं। आपको एग्जांपल के तौर पे समझाएंगे ना तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे गाइस, फिर बोल लगेगा आपको, फिर सवाल बनेंगे नहीं, फिर आप बोलोगे अरे यार पढ़ा है मुझसे। चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम आईडी भुवन स्टडी आईक्यू, शुभांजलि देखेंगे ना, देखेंगे। आपको डाउट बताओ, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। टेलीग्राम आईडी वेदांता वन से, वेदांता होपफुली बाय 4th 5th 4-5 जनवरी तक मेरा भी ये प्लान है। एवरीवन्स कमेंट इज विजिबल गाइस, सबका कमेंट इज विजिबल। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गो अहेड एंड, ताकि मैं सारों का डाउट ले पाऊं। कुणाल थैंक्स बट नो, कोई भी किताब, डिपेंड, इट्स अ गुड बुक, ठीक है। मॉस, मॉस क्या होता है? चलो आपको मॉस का फोटो दिखाते हैं। लेट्स लुक एट मॉस। तब तक बाकी स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे ब्रेक से, देन वी कैन कंटिन्यू। चलो मैं आपको सारों को फोटो दिखाता हूं फ्रेंड्स, इनको डाउट हो रहा है ना कि मॉस, एल्गी क्या क्या होता है, थोड़ा देखो पहले। व्हाट डज इट लुक लाइक? ये कभी देखा है ट्रीज के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर ऐसा?
हम श्योर देखा होगा, अगर जहाँ पे अगर बारिश वाले एरिया में आप लोग रहते हो, यू मस्ट हैव सीन दिस। हाँ क्या है, यही तो है मॉस। अब बताओ एल्गे क्या होता है, लेट्स लुक एट एल्गे का फोटो, लेट्स लुक एट दिस। हैव यू नॉट सीन दिस फ्रेंड्स, मुझे बताओ, ये देखा है कभी? ग्रीन एल्गे, ब्लू एल्गे, सी के नीचे भी रहता है ये। अगर आप कलकत्ता में ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स कभी विजिट किए होंगे, हाँ कलकत्ता का सारा वेजिटेबल्स वहीं से आता है, कोलकाता का सॉरी, ठीक है, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ दिस विजिबल ऊपर में से तैर रहा होता है, हायसिंथ जैसा होता है। कोलकाता में काफी होता है, सचिन सही बोल रहा हूँ, वही तो एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। क्या है क्या ये? अरे यही तो है एल्गे। आप जानते हो एल्गे होता क्या है? इट विल बी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस और इट विल बी एट द बेंथिक जोन, एट द बेस ऑफ द लेक और द पॉन्ड। ओके, वेरी हाई प्रोडक्टिविटी होता है इसका, बहुत काम का चीज होता है। हम जब डिस्कस करेंगे ना एल्गे, लाइकेन, मॉस, ये सारा कुछ, अब बस देख कर व्हाट इट लुक्स लाइक, इफ यू नो व्हाट इट लुक्स लाइक, बाकी सब आपको आसान लगेगा। और कहते हैं लाइकेन, चलो भाई लाइकेन देखो, देखो आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट देते हो, हैव लुक एट दिस, हाँ ये फॉलोज लाइकेन, लुक एट दिस। आई एम श्योर आपने देखा होगा किसी ना किसी ट्री के ऊपर कभी ना कभी, यही तो है, देखा कभी? यही तो है। ओके चलो विल डिस्कस दिस, डोंट वरी, स्टे विद मी, इंटरेस्ट लेके चलेंगे ना तो आई एश्योर यू कि आपको सब समझ में आएगा बाय द एंड ऑफ इट। थोड़ा सा ये करना पड़ता है, लेट्स कंटिन्यू गाइस, ठीक है, काफी करना है हमें। अब हम कर लिए सक्सेशन। सक्सेशन का बुक में आपका वो 2-3 पॉइंट्स दिखा होगा, वो थोड़ा देख लेना फ्रेंड्स, ठीक है। 2-3 चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, बुक के स्टडी आई की बुक ही, बुक मेरे पास है क्या? आपका स्टडी में लाया नहीं आपका किताब आज, स्टडी आई की बुक खोलो गाइस, उसमें देखोगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन के बारे में 2-3 पॉइंट्स लिखे होंगे, उसको थोड़ा सा देख लेंगे बस, ठीक है। ऑटोजेनिक सक्सेशन, एलोलोजेनिक सक्सेशन, ऑटोट्रोफिक सक्सेशन, हेटेरोट्रोफिक सक्सेशन, वो सिंपल है, उसमें ऐसा कुछ जानने का नहीं, आपको सक्सेशन के स्टेजेस और फंक्शन पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं एनर्जी फ्लो। इवेंचुअली इकोसिस्टम का क्या मामला है फ्रेंड्स, दो चीजें हमें पता होना चाहिए। इकोसिस्टम में आपका एनर्जी और आपका न्यूट्रिएंट घूमता है, ओके, एनर्जी और न्यूट्रिएंट घूमता है आपके इकोसिस्टम में। मैंने कहा था ना आपको कि एक रिलेशनशिप होगा हमारा, हाँ, लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग लिविंग का भी अपना एक रिलेशनशिप होगा। तो क्या रिलेशनशिप, थोड़ी ना वो भाई बहन बना रहे हैं, वहां पे इवेंचुअली द रिलेशनशिप ऑफ वेदर यू आर शेयरिंग एनर्जी और वेदर यू आर गिविंग योर न्यूट्रिएंट्स टू द अदर पर्सन, ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट। अब देखो एनर्जी का जब हम बात करते हैं, सिंपल तरीके से देखिए, ये है आपका सन, ये है आपका ट्री, ये आपका डियर, ये आपका टाइगर, सन से ट्री, टाइगर, ट्री से डियर, डियर से टाइगर। अब बताओ, ये सन से ट्री इसने 100 यूनिट्स लिए, फिर डियर ने इससे सपोज 70 लिए, इसने 60 लिए फॉर एग्जांपल, टाइगर फाइनली मर गया, वापस चला गया इसी में, करेक्ट, डिकम्पोजर उसको खा के इवेंचुअली वो एक सॉइल का हिस्सा बन गया और ट्री का पार्ट में चला गया। ये चीज हमने क्या समझा, ये है फर्स्टली हमारा एक तरीके से देखो, हम देख रहे हैं एनर्जी फ्लो। आप समझ लो कैसे एनर्जी चल रहा है, सोलर एनर्जी हमारा ट्री जो है वो कैप्चर कर रहा है, करेक्ट, उसके अंदर से अपना वो खाना बना रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, इवेंचुअली ट्री के लीव्स आ रहे हैं, ग्रासेस आ रहे हैं, ये वो सब कुछ जो डियर खा रहा है, वही एनर्जी को वो अपने पास रख रहा है, कैप्चर कर रहा है, फिर डियर को कोई और खा रहा है, तो क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी ही तो घूम रहा है। पर क्या ये एनर्जी गोल घूम रहा है या यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है? ये देखिए, इज दिस फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल और इज इट साइक्लिक? हमें ये असर्टेन करना जरूरी है। देखो क्या ये एनर्जी ऐसे घूम के वापस सन के पास जाएगा एनर्जी? नो, सन एक बार दिया तो दिया, उसको तो कुछ अभी वापस हम एनर्जी दे नहीं सकते। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम जब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट है, ये है यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, ये एक ही पार्ट एक ही लाइन पे घुसेगा, साइक्लिक नहीं होगा ये, ठीक है। जिनको डाउट है देखो क्यों है यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन, यूनि मतलब होता है एक, हाँ, अगर आपने वैसे उतना रेलेवेंट एग्जांपल नहीं है पर बाजीगर फिल्म देखा होगा तो पॉपुलर इंडियन एक्ट्रेस का यूनिब्राउ था, यूनिब्राउ मतलब क्या होता है, एक ही आईब्रो, करेक्ट, तो वही एक एक का कांसेप्ट है यूनि, तो यूनिडायरेक्शनल, एक यहां से सन से निकला टाइगर पे जाके खत्म हो गया, गेटिंग इट? अब ये जो आपका चल रहा है ना, यहां से खाना इसने बनाया, फिर इसने इसको लीव्स खाए, इसने इसको खाया, ये इंडिविजुअली इनको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, इंडिविजुअली, ठीक है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है, ये एक ट्रॉफिक लेवल है। रवीना टंडन नहीं थी यार, तुम लोगों ने देखा ही नहीं वो बाजीगर फिल्म में, वो हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, वो लाइफ के लिए याद रहेगा मुझे, एनीवेज ठीक है, ओके, नॉट नेसेसरी गाइस, वो छोड़ो, वो नॉट नेसेसरी, लेट्स फोकस ऑन द सिलेबस, वो मैं ऐसे आपको बोल रहा हूं, ठीक है, आई मीन नो हार्म टू एनीवन, बहुत अच्छे एक्ट्रेस है। एनीवेज एनर्जी फ्लो, सो फर्स्ट थिंग्स यूनिडायरेक्शनल, और उसके बाद आप लिखेंगे देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक, यही इनके दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि जो सोलर एनर्जी मेरे ट्री ने कैप्चर किया, ट्री से डियर ने कैप्चर किया, डियर से टाइगर ने कैप्चर किया, उसमें हर बार मेरा थोड़ा लॉस होगा, क्यों? क्योंकि खुद भी तो उसको अपना बनाना है, सब चीज थोड़ी ना वो बांट देगा, बनाने में भी तो कुछ एनर्जी लगेगा, ठीक है, तो लॉस ऑफ एनर्जी भी ऑब्जर्व करते हैं हम, ठीक है, इसके लिए पर्टिकुलर टर्म होता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा, गॉट इट, ठीक है। अब ये जो ट्रॉफिक लेवल है, मान लो ट्री का एक अपना ट्रॉफिक लेवल है, डियर का अपना एक ट्रॉफिक लेवल है, टाइगर का अपना एक ट्रॉफिक लेवल है, ये इंटरेक्शन हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो लेट्स सी दैट, अगर मैं कहूं कि मेरे ट्रॉफिक लेवल्स से हम 3 चीजें असर्टेन करते हैं, 3 चीजें हम बेसिकली निकाल सकते हैं, एक फूड चेन, ठीक है, फूड चेन सबसे पहला ये निकलेगा मेरा, दूसरा निकलेगा मेरा पिरामिड, जिसको कहते हैं पिरामिड ऑफ इकोलॉजी या इकोलॉजिकल पिरामिड, एक ही कहते हैं, पिरामिड ऑफ इकोलॉजी, ठीक है, और तीसरा निकलेगा फूड वेब। यही 3 कॉन्सेप्ट निकलते हैं मेरे ट्रॉफिक लेवल से। सबको ट्रॉफिक लेवल समझा फ्रेंड्स? पहले मुझे बताओ ट्रॉफिक लेवल समझा? हाँ, ट्रॉफिक लेवल क्या है? वो ईच लेवल जिसपे कि कोई एक कंज्यूमर बन जाता है, दूसरा वाला प्रोड्यूसर बन जाता है। हाँ, फॉर एग्जांपल टाइगर के लिए प्रोड्यूसर कौन है? डियर, कंज्यूमर कौन है? टाइगर। मेगा नहीं पता है ट्रॉफिक लेवल, कब से पूछ रहे हैं? अच्छा ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से देखो, मैं फिर से समझाता हूं, बिल्कुल स्लो। यहां तक समझा गाइस, लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, पहले बताओ, इतना समझा तो फिर मैं आगे बताता हूं कि ट्रॉफिक लेवल का जो कॉन्सेप्ट है कि मेरा एक पर्टिकुलर लेवल पे एक से प्लांट है या एक एनिमल है या एक ट्री है या जो भी है, हर्बीवोर हो कार्निवोर हो, उसको कोई और खाएगा, तो वो एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। आर यू गेटिंग इट? जिनको नहीं समझ में आ रहा है ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दो, ओके। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड एंड लुक एट फूड चेन। फूड चेन क्या होता है बताओ? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एक डेट्रियस फूड चेन मुझे बना के दिखाओ, डेट्रियस फूड चेन, बताइए ये कैसे चलेगा? डेट्रियस फूड चेन कैसे चलेगा? हाँ, फॉर एग्जांपल मेरा डेड मैटर है, उसको ले जाएगा कौन? मान लो डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, लीफ हो, मीट हो या एनिमल हो, जो भी हो, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे,
जो भी मेरे डिकम्पोजर बैक्टीरिया है वो सारे ब्रेक डाउन करेंगे, उसके बाद इवेंचुअली ये क्या बन जाएगा, पार्ट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, पार्ट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। उसके बाद कौन ले लेगा इसको वापस से, प्लीज कैन यू सी दिस, बताओ मुझे, ये आपको समझ में आना चाहिए। हाँ अभी भी डाउट है, बताइए। चलो ऐसे समझो, एक और तरीके से ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइमरी प्रोड्यूसर, चलिए हमारे ऑटोट्रॉफ्स, हमारे ट्रीज, ये हो गए प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ट्रीज को, कौन खाता है भाई, जिराफ या डियर या कुछ भी ले लो, हर्बीवोर टाइप का कोई, एनी हर्बीवोर। अब इस हर्बीवोर को कोई और खाएगा तो ये हो गया मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर, चलो भाई इसको हम कहते हैं कार्निवोर। अब मान लो ये कोई ये डियर था, चलो इसको जैकाल ने खा लिया, चलो भाई। अब जैकाल को मान लो लायन ने खा लिया, टर्शरी, टर्शरी कंज्यूमर फॉर एग्जांपल आपका जो एपेक्स प्रेडेटर है, लायन, टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ मेरा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन सा होगा, नाउ टेल मी। जिनको डाउट था देखो गाइस, सिंपल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करें। ये हो गया हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। बताइए क्लैरिटी आई अभी, बताओ मुझे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यही तरीके से मेरा एनर्जी भी जाएगा, एनर्जी फ्लो भी ऐसे ही हो रहा है मेरा, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, देखो एनर्जी फ्लो मेरा एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल है ऑफ कोर्स है। और क्या मैं कह सकता हूं कि यही मेरा फूड चेन का भी एग्जांपल है, ऐसे ही मेरा फूड चेन भी डेवलप करेगा। हाँ भाई क्यों नहीं करेगा, करेक्ट, ध्यान देते चलेंगे फ्रेंड्स। अभी सवाल में पूछना, मैं देखने रहा उधर, पहले देखो। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे डिस्कस किया एक पर्टिकुलर टाइप, ऐसा थोड़ी ना कि फॉरेस्ट में हर ट्री को हर डियर ही खाता है। अब डिफरेंट फॉरेस्ट टाइप्स में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज है, हाँ डिफरेंट स्पीशीज। कभी अब देखोगे कभी लायन डियर को खा रहा है, कभी एक जंगली सुअर को खा रहा है, कभी किसी को खा रहा है। तो मतलब क्या काफी सारे स्पीशीज आपस में इंटरलिंक है, उसको हम कहते हैं फूड वेब। जैसे वर्ल्ड वाइड वेब है आपका, वैसे फूड वेब है। कोई जरूरी नहीं है, थोड़ी ना हिटलर चाहिए कि हाँ भाई हर बार टाइगर जाके आपका जैकल को खाएगा, कोई जरूरी नहीं। कल के दिन अगर उसने डियर को खा लिया तो वो एक अलग फूड चेन हो गया और उससे लिंक हो गया मेरा फूड वेब। ठीक है, कितना डिफिकल्ट है गाइस, मुझे बताओ। अब कोई डाउट है, व्हाट इज फूड चेन, व्हाट इज फूड वेब, ये वो फलाना ढिमकाना। तो अगर मैं ये सेंटेंस कहूं, अब मुझे बताओ, इफ आई से दिस सेंटेंस हियर, मान लो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, अ फूड वेब may contain many food chains, true या false, बताइए। of course true ना, 100% true, correct। can I say a food web consists of only food chains, हाँ ये true या false, बताओ। फूड वेब में हम एनर्जी की बात करते हैं नहीं, फूड वेब में क्या है, सिर्फ फूड चेन की बात हो रही है ना फ्रेंड्स। ये देखो यही सवाल पूछेंगे आपसे इसी तरह का, समथिंग लाइक दिस, अंग्रेजी घुमा के पूछेंगे उसमें। जब फूड वेब की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन किसको खा रहा है, दैट इज इट। उसमें हम कुछ डिस्कस नहीं करते कि एनर्जी कैसे साइकिल हो रहा नहीं हो रहा, फिर वो एनर्जी साइकिल में जाता है, वो उसका अलग डेफिनेशन है। दिस इज एन एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट दैट फूड वेब कंसिस्ट्स ऑफ ओनली फूड चेन्स, दैट्स ऑल। कैसे कि कौन सा एनिमल किसको खा रहा है, आज एलिफेंट ए ट्री का पत्ता को खाया, हाँ कल उसने बी ट्री का पत्ता को खाया, तो वो दोनों फूड वेब अलग अलग डेवलप हुए। गॉट इट, ट्रू है ये, लिखो, लिखिए, ठीक है। अब इसी बेसिस पे गाइस, ठीक है, मुझे एक्वाटिक फूड चेन बता दो। चलो टेरेस्ट्रियल तो हमने काफी देखा, मुझे एक्वाटिक फूड चेन बताओ, एक्वाटिक फूड चेन का एग्जांपल दो मुझे। चलो फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला आपको बताता हूं, फाइटोप्लैंक्टन। हाँ भाई फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, कोरल लीफ तो नहीं खाएगा, वो तो बाद में आएगा। हाँ, ये पूछा गया भाई, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं एसेंशियली, अगेन प्राइमरी फॉर्म, एकदम बेसिक फॉर्म, डाई आइटम्स इनको कहते हैं, ठीक है। डाई आइटम्स या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, देख लो इनको कहते हैं डाई आइटम्स या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, फॉर एग्जांपल क्रस्टेशियंस, और इसको खाएगा हेरिंग, हेरिंग होता है बर्ड। क्रस्टेशियंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, क्रस्टेशियन का कोई एग्जांपल दे दो हमको, क्रस्टेशियन का कोई एग्जांपल दीजिए। क्रस्टेशियन किसको कहते हैं, साइंस एंड टेक फ्रेंड्स, क्रैब, रैब, क्रैब सबसे बड़ा। जानते हो क्रस्टेशियन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होता है, कि उसका विड्थ ज्यादा होगा, उसका हाइट कम होगा, और उसके पास एक हार्ड टॉप होगा, देखना तो, ठीक है। क्रस्टेशियन का विड्थ हमेशा ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि क्रस्टेशियंस होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। अब रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तभी तो लंबा नहीं हो सकता ना आदमी, तो वो विड्थ ज्यादा होता है क्रस्टेशियंस का, क्योंकि वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, समझे। अब एक चलो आपको हम एक सवाल दिखाते हैं, अब आप हमको आंसर करोगे, वेट, विल गो स्लो बट विल मेक श्योर यू नो द कॉन्सेप्ट्स, 1 सेकंड। चलो ये सवाल का जवाब दो। हाँ भाई कहाँ गया, अरे यार थ्योरी क्यों है दिन रात बकवास। हाँ लेट्स डू दिस। हाँ भाई आंसर बताइए इसका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन, डायटम क्रस्टेशियन हेरिंग क्रस्टेशियन डायटम हेरिंग डायटम हेरिंग क्रस्टेशियन क्रस्टेशियन हेरिंग डायटम, कौन सा है सही आंसर। ये क्वेश्चन सवाल पूछा गया था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, देख लीजिए, डायटम फिर क्रस्टेशियन फिर हेरिंग, कौन से साल में पूछा गया था, आई एम नॉट अवेयर। हेरिंग्स आर फिश बट, हाँ ठीक है, ये कौन से सवाल में पूछा गया था, लेकिन सी ये तो साइन अप करने वाला है, ठीक है, नेवरदलेस ओके, गॉट इट, समझे फ्रेंड्स। ये आपका एक एक्वाटिक फूड चेन का हमने डिस्कस किया। नाउ लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस वो सारे बायोटिक इंटरैक्शंस, एक लाइन से हम देख लेते हैं इंटरैक्शंस देखेंगे कि कैसे इस फूड चेन में या फूड वेब में कैसे एक दूसरे के साथ ये लोग रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, टाइप
स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, बस हमें इतना जानना है। तो आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल म्यूचुअलिज्म के बारे में, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, जितने लिज्म्स हैं, लिखना नहीं है ये, आप अपने बुक्स पे भी देख सकते हो, आई एम श्योर ये मेंशन होगा। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमिनलिज्म, अमेंसलिज्म, क्या क्या होता है फर्क इनका जानते हो? यही वही चीज है कि इवेंचुअली आप देखोगे, फॉर एग्जांपल लेट्स लुक एट दिस, हाथी, फॉर एग्जांपल ये हाथी है, एलिफेंट, ये हाथी पॉटी कर रहा, इट इज डेफिकेटिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ये इसका ये निकला यहाँ पे हाथी का ये मलमूत्र। अब देखोगे कुछ देर बाद यहाँ पे एक कीड़ा आता है जिसको हम कहते हैं डंग बीटल, और ये डंग बीटल क्या करेगा, ये हाथी का जो पॉटी है ना उसको वो पहले तोड़ता है, गोल 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 ऐसा अपने हाथों से बनाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा, और उसके बाद वो पर्टिकुलर डंग को जाके छोटे छोटे पॉइंट्स को जाके वो अपने सॉइल में से गाड़ देता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। देखो मुझे बताओ, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिफेंट एंड द डंग बीटल? किस तरह का रिलेशनशिप है? इट साउंड्स ग्रोस बट यू नो व्हाट हैपेंस। आप जानते हो इससे फायदा क्या होता है? इससे आपके फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि इवेंचुअली एलिफेंट क्या है, पूरा हर्बीवोर है, पूरा प्लांट्स खा रहा, वो सीड्स खा रहा, फ्रूट्स खा रहा, तो उसके डंग में, उसके डेफिकेशन में ऑल ऑफ दैट इज प्रेजेंट, नॉट ऑल ऑफ इट इज फुली डाइजेस्टेड, आपको पता है, ठीक है? नहीं तो मीथेन एमिशन क्यों करते हैं भाई वो लोग? अगर आप लोगों ने कभी एलिफेंट राइड किया होगा, एलिफेंट के ऊपर चढ़ के कभी सफारी गए होंगे, और अगर एलिफेंट ने ऐसा इफ इट हैज फार्टेड यू रियलाइज इट स्टिंक्स, भयंकर स्मेल करता है वो, डेडली स्मेल, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट डाइजेशन हो रहा है उसके पेट के अंदर। कभी किया, कभी हैव यू एवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू एलिफेंट के ऊपर चढ़ के घूमने का? यू विल रियलाइज दैट एलिफेंट कभी ऐसा सूर से ऐसा इसको तोड़ा, कभी उसको तोड़ा, कभी कुछ खाया, कभी कुछ खाया, तो उसके डंग में बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट, सीड, ये सब होता है, और वो डंग बीटल क्या कर रहा है, उसको तोड़ रहा है और जमीन के अंदर इधर उधर इधर उधर गाड़ दे रहा है। तो आप देखते हो उस एरिया का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है, मैन्योर जैसा काम करता है, फर्टिलाइजर जैसा। तो आप बताओ, डंग बीटल को चलो खुद तो खाने को मिल रहा है, कुछ जो भी इनकम्प्लीट है वो खाता है, पर एलिफेंट को क्या फायदा हो रहा है इससे? ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ द फॉरेस्ट बेटर हो रहा है। तो कैन आई क्लासिफाई दिस रिलेशनशिप एज म्यूचुअलिज्म? मुझे बताओ। और कमेंसलिज्म बताओ, ये म्यूचुअलिज्म में क्या है? दोनों फायदा, दोनों को फायदा हो रहा है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा हो रहा है, एक को कुछ फर्क ना पड़ रहा, तो उसको क्या कहेंगे? डंग बीटल और एलिफेंट का अगर आप देखोगे ना, सम बुक्स विल टेल यू कि ये कमेंसलिज्म है, सम बुक्स विल टेल यू कि ये म्यूचुअलिज्म है, पर ऐसे समझो, इवेंचुअली डंग बीटल को अपना न्यूट्रिशन मिल रहा है और एलिफेंट के लिए फॉरेस्ट का प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि उसी के से डंग को वाइड स्प्रेड फैलाया जा रहा है बाय सम अदर पार्टी। तो मे बी डायरेक्ट बेनिफिट शायद ना हो, पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट एलिफेंट को जरूर है। आर यू गेटिंग दिस? तो ऐसे आपको एस्टैब्लिश करना है, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स बिटवीन एनिमल्स। कभी अगर नेशनल ज्योग्राफिक या वो सब देखा होगा आपने, देखा होगा एक बड़ा फिश रहेगा, एक बड़ा सा व्हेल या शार्क, और उसके फिन्स के नीचे छोटे छोटे फिशेस ऐसे जा रहे होंगे। क्यों? क्यों? हाँ, बर्ड सिटिंग इनसाइड द माउथ ऑफ क्रोकोडाइल। बताइए कितने सारे रिलेशनशिप्स आप देख रहे हो, एनिमल्स यूजिंग ईच अदर, मे बी फॉर देयर बेनिफिट, मे बी इन द प्रोसेस हार्मिंग देम, और मे बी रिमेनिंग अनअफेक्टेड। ऑन दैट बेसिस वी हैव गॉन अहेड एंड डिटरमाइंड द इंटरैक्शंस इन द फॉरेस्ट। एक तो प्रोटेक्शन के लिए आप सही कह रहे हो, वो छोटा फिश जो है ना, वो बड़े फिश के फिन्स के नीचे है कि चलो मेरा प्रोटेक्शन है। दूसरा कि उसको डायरेक्ट थ्रस्ट एफर्ट ज्यादा नहीं लगाना पड़ रहा है, वो बड़े फिश के साथ साथ चला जा रहा है, उस स्ट्रीम में चला जा रहा है। यू रियलाइज दैट? उसके स्ट्रीम के साथ वो फ्लो कर रहा है, इट्स लाइक एन ओशन करंट, तुम उसको बस पकड़ लोगे ना तो तुम उसके साथ साथ चलते जाओगे। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एलिफेंट हियर? अमितेश, अगर एक फॉरेस्ट है और वहां पे आपके आप ही के से डंग से, क्योंकि मैन्योर है तो फॉरेस्ट में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दिस विल ऐड टू द फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट में जब इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एक भागीदार उसका एलिफेंट भी होगा ना, है कि नहीं? तो इसी बेसिस पे हमने करना है। चलो, कमेंसलिज्म मतलब एक को फायदा, दूसरे को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आप लिख लो यहाँ पे फिश अटैच्ड टू शार्क्स, अटैच्ड टू शार्क्स, ठीक है? एक को फायदा हो रहा है, छोटे वाला फिश को क्या एनर्जी नहीं लगाना पड़ रहा है, वो चुपचाप चला जा रहा है। शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो देख भी नहीं पा रहा, उसकी आंखें भी साइड नहीं, उसको पता भी नहीं उसके साथ पीछे पीछे क्या चल रहा है। हाँ, और ये आप देखोगे अगर आप सर्विस में घुसोगे ना, आपका ये बहुत चलेगा कमेंसलिज्म। हाँ, कि साहब आ रहे हैं या मैडम आ रही हैं तो आपके नाम पे भोज चलेगा, और हो सकता है कि आपको खाना खाने को भी ना मिले, पर बाकी लोगों को फायदा हो गया, आपके जूनियर स्टाफ को फायदा हो गया। कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप है वहाँ पे, कि साहब इंस्पेक्शन पे आ रहे हैं, भले साहब आए भी नहीं एक दिन, हाँ, पर वहाँ पे फुल, ठीक है? अमेंसलिज्म लिख लीजिए। अमेंसलिज्म में एक को से लॉस होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एग्जांपल बताइए अमेंसलिज्म का, बताओ फ्रेंड्स। यहाँ पे लिख सकते हैं पॉलिनेशन, इसका एग्जांपल। हाँ जी, अमेंसलिज्म का बताइए। लार्ज ट्रीज एंड स्मॉल ट्रीज, बढ़िया अंकित, कैसे? टेल मी दैट, कैसे लार्ज ट्री एंड स्मॉल ट्री? फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैनोपी होता है, मेरा बड़ा ट्री है, हाँ? तो ये जो छोटे यहाँ पे जो मेरे प्लांट्स या छोटे जो ग्रासेस हैं उनको तो सनलाइट नहीं मिल रहा है, करेक्ट? तो विच मींस व्हाट, दे आर गेटिंग नेगेटिवली अफेक्टेड, पर इसको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। हो गया अमेंसलिज्म का रिलेशनशिप, बताओ, हो गया अमेंसलिज्म का रिलेशनशिप। आपका ट्री का कैनोपी बड़ा है तो जो नीचे जो छोटे छोटे ग्रासेस हैं उसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रहा है, वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, इवेंचुअली वो मर जाते हैं, तो उनके लिए नेगेटिव है, पर बड़ी ट्री को फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट? तो ये हो गया लार्ज एंड स्मॉल ट्रीज, लार्ज एंड स्मॉल ट्रीज लिख सकते हैं, ठीक है? सॉरी, ओके, नेक्स्ट बताइए इसके बाद कौन सा रिलेशनशिप है फ्रेंड्स? नंबर 4, टाइप S1 S2। हाँ जी, कंपटीशन, नेक्स्ट कंपटीशन, ये तो आप समझ गए होंगे, दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में है, तो क्या दोनों के लिए अच्छा होगा ये? नहीं भाई, दोनों का लॉस होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? एक हिरन है, दो टाइगर है, दोनों लड़ेंगे उसके लिए, हो गया कंपटीशन, दोनों मारपीट करेंगे, दोनों का लॉस होगा। या एक हिरन है, एक टाइगर है, एक लेपर्ड है, कंपटीशन हो गया, पहले वो लोग सॉर्ट आउट करेंगे कि हम दोनों पहले डिसाइड कर लेते हैं कौन हिरन को खाएगा, हो गया कंपटीशन, दोनों के लिए नेगेटिव, बोथ का लॉस, करेक्ट? नेक्स्ट प्रेडेशन, प्रेडेशन का अर्थ क्या होता है? किसी एक का फायदा दूसरे का लॉस, कोई एक मरने वाला है प्रेडेशन में, ठीक है? तो एक का फायदा दूसरे का लॉस। टाइगर और डियर का रिलेशनशिप समझो, जब टाइगर डियर को मारता है तो डियर का क्या फायदा है इसमें? कुछ नहीं, पर टाइगर का तो बल्ले बल्ले, ओके? एंड देन यू हैव पैरासाइट्स या पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म, ठीक है? जहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपके गट में राउंड वर्म अगर है, ठीक है? होगा, चेक कराओगे तो होगा, अगर टमाटर नहीं खाने का मन करता है मतलब है, ठीक है? चेक करा लेना, अगर टमाटर से परहेज है ना तो समझ लो कि आपके पास वर्म्स है पेट में, ठीक है? तो पैरासाइटिज्म में क्या है? आपके पेट के अंदर जो वर्म है उसका फायदा है, आपका लॉस है, आपका वेट गेन नहीं होगा, जितना खाना खाओगे आपको कुछ होगा नहीं, न्यूट्रिशन नहीं होगा, थका थका लगेगा, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। कितने लोगों को वैसे टमाटर खाना पसंद है?
ठीक है, दिस इज पैरासाइटिज्म। क्लियर फ्रेंड्स? ई कोली करेक्ट, एस्टेरेसिया कोली। हाँ तो फिर चेक करो फ्रेंड्स, अगर टमाटर नहीं खाते हो तो चेक करो। चलिए नाउ लेट्स लुक एट द स्लाइड्स, नाउ दैट वी हैव डन द मोर और लेस द स्लाइड्स फॉर द डे। चलो अब आपको हम स्लाइड्स दिखाते हैं। लेट्स गो फॉरवर्ड, ट्रॉफिक लेवल इंटरैक्शन, फूड चेन, फूड वेब। ओके, हैव अ लुक एट दिस, थोड़ा देखिए इसको। फूड चेन क्या है भाई, और फूड वेब क्या है भाई, ध्यान से देखो। कोई डाउट हो इसमें हमको पूछिए प्लीज। न्यूट्रलिज्म मतलब कि दोनों को फर्क नहीं पड़ेगा मोहम्मद भाई, ऑब्वियसली दोनों आर 0 0। हैव अ लुक एट दिस स्लाइड, लेट मी हैव सम वाटर गाइस, इट्स टू गुड। ई कोली इज अ गुड बैक्टीरिया। ये क्या हो गया? नहीं नहीं, हु टोल्ड यू? एक मिनट, समवन टेल मी दिस गाइस, जो जिन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा है मुझे ये बताइए। हाँ, ई कोली जो है, इज इट ऑलवेज अ साइन ऑफ अ हेल्दी गट? इज इट ऑलवेज अ साइन ऑफ हेल्दी? मुझे बताओ। नो, नॉट एट ऑल। आई टेल यू व्हाट, ई कोली, एस्टेरेसिया कोली जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली ये हेल्दी पीपल के गट में कुछ अमाउंट में मिलता है, ओके, बट इट इज नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्दी गट। ई कोली के कितने वेरिएंट्स हैं जहां से कि वो फेटल होते हैं, यू विल हैव इवेंचुअली डायरिया, यू विल हैव वेट लॉस। तो वो मत समझो। देखिए एंड ऑफ द डे क्या है, ये क्या आपके पेट में होना चाहिए, ये सोचो पहले। इज योर प्लेट अ पेट, इज योर स्टमक द इकोसिस्टम ऑफ योर स्टमक? इज इट गुड इफ देयर इज सम आउटसाइड एंटिटी लिविंग देयर? इट कैन नेवर बी अ गुड साइन, ओके, जस्ट बिकॉज इट इज फाउंड इन हेल्दी पीपल। तो हेल्दी पीपल तो छुट्टा भी मारते हैं, जब तक चेक नहीं करोगे, ठीक है हाँ मैं 2 दिन में एक ही सिगरेट पीता हूँ, क्या टेंशन। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हेल्दी हो। आई वेटिंग। सो दिस इज द कांसेप्ट क्लियर रखो कि ई कोली इज फाउंड इन हेल्दी गट्स बट इट इज नॉट अ साइन ऑफ हेल्दी बॉडी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पिरामिड्स देखते करके, ये आपको पता है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं, विल जस्ट क्विकली टेक अ लुक एट इट वन बाय वन। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमने इकोसिस्टम के टाइम पे वहां पे ब्रेक डाउन किया था, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ये पिरामिड्स हम देखेंगे। पिरामिड्स क्या है, कैसे आपका प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है, पहले तो ये समझो। ये हमने कल डिस्कस किया था ना, प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। ठीक, रिमेंबर वी डिस्कस दिस प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। वी ह्यूमंस आर प्रेडेटर्स, यस ऑफ कोर्स, व्हाट एल्स? सर अनएबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, फूड चेन एंड फूड वेब का नहीं समझ पाए। फूड वेब लीड्स टू स्टेबिलिटी, हाउ? अच्छा चलो लेट्स गो बैक ओनली, अगर आपको उसमें डाउट है तो देखो। चलो देखो, फूड वेब, फूड चेन क्या है, ट्री से डियर, डियर से टाइगर। फूड वेब क्या है, डियर को मान लो लायन भी खा रहा है, डियर को जकाल भी खा रहा है, जकाल को टाइगर खा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जिराफ भी है, चलो टाइगर जिराफ को खा रहा है। ये सारा चीज क्या हो गया, फूड वेब हो गया। अब आप ऐसा सोचो, मेरा अगर जितना कम स्पीशीज रहेगा उतना लीनियर मेरा फूड चेन बनेगा, उतना कम छोटा मेरा फूड वेब होगा। तो फूड वेब अगर मेरा कॉम्प्लेक्स है, मतलब क्या है, काफी स्पीशीज है वहां पे, तो मान लो एक स्पीशीज अगर खत्म भी हो गया तो मेरे को बाकी ऑप्शंस मिलेंगे। आज के टाइम पे फॉरेस्ट से मेरा डियर खत्म हो गया, तो एटलीस्ट मेरे पास जिराफ है जो मेरा लायन टाइगर जाके खा सकता है, या मान लो जंगली वाइल्ड बोर है जो जाके मेरा लायन टाइगर खा सकता है। तो जितना कॉम्प्लेक्स मेरा फूड वेब होगा उतना स्टेबल मेरा इकोसिस्टम है। बताओ मुझे सिंपल तरीके से समझना गाइस कि लाइफ का एम क्या है, ऑप्शंस चाहिए। सबको डेली थोड़ी ना, आपको मैं भी डेली खिचड़ी खिलाऊंगा, आप नहीं खाओगे, आपको किसी और दिन कुछ खाने का मन करेगा। सेम चीज अभी टाइगर को क्या है, जब तक डियर मिल रहा है ठीक है, डियर नहीं मिला तो थोड़ी ना भूखे मर जाएगा। तो विच मींस अगर उस एरिया में अगर फूड वेब उसका कॉम्प्लेक्स है कि नहीं भाई आज चलो डियर नहीं तो चलो वाइल्ड बोर खा लेंगे, कुछ नहीं चलो ये खा लेंगे, रैबिट खा लेंगे, तो आपका क्या स्टेबल सिस्टम है, दैट इज इट। फूड वेब इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। और फूड चेन क्या है, इनस्टेबल, इनस्टेबल है। जितना आप डियर के ऊपर निर्भर रहोगे और कोई ऑप्शंस नहीं है, मतलब इनस्टेबल सिस्टम है, अगर डियर का पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा तो टाइगर का पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हायर ट्रॉफिक लेवल्स कैन ओनली फीड अपॉन सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द लोअर ट्रॉफिक लेवल, ठीक। ये तो है, जो टाइगर खा रहा है डियर को, देख लो सिंगल टाइप। यहाँ पे क्या है, टाइगर खा रहा कभी डियर को, कभी खा रहा वाइल्ड बोर को, कभी खा रहा जिराफ को, कभी खा रहा रैबिट को। ये तो पॉइंट है। व्हाट इट फ्रेंड्स, हमको बताओ, डिड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब? अरे भाई शुभम भाई, डेंजर डेंजर दे दिया तो। मैं बताऊंगा जमीन, आपको मैं बताऊं, जाने से बताऊं, ठीक है। आई टेल यू व्हाट टू स्टडी। ओके चलो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स वगैरह जल्दी जल्दी देख लेते हैं गाइस। तो ये आपको प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, कि प्लांट्स हमेशा आपके ज्यादा होंगे। हाँ भाई, आप सुंदरबंस का जाके देख लो एग्जांपल। चलो लेट्स गो टू सुंदरबंस। सुंदरबंस में आप क्या देखोगे, आपके सबसे ज्यादा अगर किसी का है तो वो है न्यूमैटोफोर्स। क्या होता है न्यूमैटोफोर्स? अगर जिनको दिख नहीं रहा है, ये शब्द मैंने लिखा है, न्यूमैटोफोर। क्या होता है न्यूमैटोफोर? मैंग्रोव्स में होता है। मैंग्रोव्स अगर ये है ऐसे निकला होगा उसका ऐसे करके, सब सरफेस पानी के ऊपर। सुंदरी ट्रीज का होता है न्यूमैटोफोर्स, ताकि वो ब्रीथ कर पाए। देखा है गाइस? नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूं, डोंट वरी, आई विल शो यू व्हाट दे लुक लाइक। चलो देखते हैं, देखो जिनको नहीं पता गाइस, थोड़ा इंटरेस्ट लो। अभी भारत सरकार का प्रतिनिधि बनने जा रहे हो, कैसे होगा सुंदरबंस न्यूमैटोफोर्स? चलो हैव अ लुक एट इट, व्हाट डज इट लुक लाइक। ये देखो, दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग लाइक। देख रहे हो ऐसे तार जैसे निकले हुए हैं, ये क्यों है? व्हाई व्हाई आर न्यूमैटोफोर्स इन सुंदरबंस? क्यों होता है? क्योंकि वहां पे टाइड्स है ना, हाई टाइड लो टाइड, आपका पानी आ रहा, आपका पानी जा रहा, और वो है सलाइन ब्रैकिश पानी है। तो क्या होता है, इनको वहां पे सर्वाइव करने के लिए इनके रूट्स स्काईवर्ड्स पॉइंट करते हैं, ऐसे आउटग्रोथ होते हैं, ताकि पानी आएगा भी ना तो देखोगे पानी इस लेवल तक आया, इस लेवल तक आया, पूरा नहीं कवर करेगा, और कवर कर भी लिया तो वो रेजिस्टेंट है, वो थाम लेगा फॉर ब्रीथिंग, दैट इज इट, फॉर रेस्पिरेशन, करेक्ट। तो आप सुंदरबन में जाओगे, न्यूमैटोफोर्स देखो, इतने छोटे एरिया में आपको इतने सारे दिख गए, 100 के आसपास होंगे छोटे एरिया में। अब बताओ मुझे, क्या इतने ही एरिया में आपको कितना टाइगर मिल जाएगा? एक भी नहीं दिख रहा मुझे तो यहाँ पे। तो दैट इज इट, आपका नंबर्स क्या है कि हर एक स्पीशीज का नंबर आप डिसाइड करते हो। तो आप देखोगे कि जो आपका एपेक्स प्रेडेटर है या आपका जो फ्लैगशिप स्पीशीज है जो ऊपर में बैठा है, उसका नंबर सबसे कम होगा। ऑब्वियसली राजा एक होता है, प्रजा 100 होती है, सेम चीज वहीं पे। ओके लेट्स लुक एट दिस। चलो तो देख लो यहाँ पे, प्लांट्स सबसे ज्यादा आपके होंगे क्योंकि वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं। उसके बाद आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनसे थोड़े कम होंगे। उसके बाद उनसे कम होंगे उनके फर्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर, और फाइनली जो ऊपर में एपेक्स प्रेडेटर बैठा है वो सबसे कम होगा नंबर में। इसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। ये हमेशा अपराइट होता है, ठीक है। देख लो ये अपराइट ट्रायंगल है कि नहीं, करेक्ट।
तो इससे क्या इवेंचुअली कौन सा रिलेशनशिप हो रहा है गाइस, ये मुझे बताइए। प्लांट से माइस, माइस से स्नेक, स्नेक से ईगल। क्या मैं कह सकता हूं कि ये फूड चेन का रिलेशनशिप है? कैन आई से दिस कि ये फूड चेन का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पे एक तरीके से? दैट इज इट। मयंक आप जाना कभी सुंदरबंस, दिस इज एक्सीलेंट टू वॉच। मतलब सुंदरबंस इज एक्चुअली, आप देखोगे ना वो इकोटोन जो हम पढ़ते हैं ना, आपको दिखेगा वहां पे। नॉट जस्ट फॉरगेट, वो तो मतलब टाइगर एक पार्ट है सुंदरबंस का, जस्ट द फ्लोरल डाइवर्सिटी, अमेजिंग, क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बोट लेके जाना सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, देख लो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज डिक्रीज करेंगे लोअर लेवल से ऊपर लेवल तक, देख लो डिक्रीज कर रहा है भाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा, यहाँ पे सबसे कम, करेक्ट, नंबर डिक्रीज कर रहा है, ट्रू। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इज मैक्सिमम, ठीक, ऊपर जाने वाला सबसे कम है, करेक्ट, गॉट इट। ठीक है, बताइए गॉट इट फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आगे। बायोमास, व्हाट इज बायोमास, बताओ। बायो मास अर्थ क्या होता है इसका? बायो मतलब लिविंग, और मास मतलब, मास मतलब क्या, वेट प्लस क्या क्या ग्रेविटी। अगर फिजिक्स वाले हमको देख रहे हैं तो यही बोलेंगे। हाँ जी बताओ गाइस, बायोमास क्या होता है? मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, सिंपल, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बताओ भैया, इसके बाद क्या समझाऊं मैं आपको? सारे पत्तों को आप एक तराजू में तोल लो, आप देखोगे सारे पत्ते सबसे ज्यादा वेट उन्हीं का होगा। टाइगर आपके 10 भी होंगे और वो मान लो 1 टन का भी टाइगर हुआ, तब भी वो पत्तों से ज्यादा नहीं होगा। तो ये बायोमास क्या है? आपका टोटल लिविंग वेट। मेरा बायोमास कितना है? 70 किलो। ठीक है, मेरे भाई का बायोमास कितना है? समथिंग किलोस। दैट इज इट। ठीक है, द क्वांटिटी, द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देख लो, प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा, उसके बाद हर्बीवोर्स, फिर प्राइमरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, क्योंकि इनका नंबर भी कम रहता है भाई। ठीक है, तो नंबर कम रहेगा, वेट चले जितना भी जाए हाई हो, पर बायोमास तो कम ही हो गया ना इवेंचुअली। दिस इज इट। ओके, किसका मैक्सिमम है? प्रोड्यूसर्स का। किसका मिनिमम है? टॉप कार्निवोर का। देखो ये तो है, गॉट इट। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी ने मुझे यहाँ कुछ, आई वाज एक्सपेक्टिंग एक सवाल पूछेगा मुझे कोई यहाँ पे, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। पहले बात ये क्या इन्वर्टेड है, मुझे ये बताओ। मेरे ख्याल से तो ये ऐसे ही बना दिया, तो क्या इन्वर्टेड है? नहीं, इन्वर्टेड क्या होता है? यूं। किसी ने मुझसे पूछा क्यों नहीं फिर? मुझे बताओ, ये गलत है इनफैक्ट। मुझे बताओ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर कहाँ मिलेगा मुझे? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं, ये मान लो ट्री का ब्रांच है, एक ट्री का ब्रांच ले लो। हाँ, अब ट्री के ब्रांच में सबसे ज्यादा मुझे क्या मिलेगा? क्या लगता है आपको? टाइम क्यों ऑफ कर दिया मैंने? बताइए, ट्री का ब्रांच पे किस तरह का होगा? करेक्ट, इन्वर्टेड होगा, पर मुझे बताइए व्हाट विल बी माय टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल? हाँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल माय हाइपर पैरासाइट्स, ये सबसे ज्यादा होंगे नंबर में। हाँ, दे विल बी लाइक दिस, उनके नीचे आएगा मेरा फॉर एग्जांपल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स मैं बोल दूं, इंसेक्ट्स एंड पैरासाइट्स, उनसे कम होगा से माय हर्बीवोर्स या बर्ड्स जो भी, और उससे कम होगा मेरा यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ऑफ द ब्रांच। तो देख रहे हो यहाँ पे मेरा क्या हो गया? इन्वर्टेड हो गया। तो क्या पिरामिड ऑफ नंबर्स ऑलवेज अपराइट रहता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। पिरामिड ऑफ नंबर्स कैन बी बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड। अपराइट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब ऐसा। ठीक है, अगर वो देखा है ना आप लोगों ने भी, क्या नाम है उसका, स्क्विड गेम, तो उसमें सारे शेप्स आपको नहीं ड्रॉ करने बोलता। तो भाई ये आपका क्या इन्वर्टेड, ये आपका अपराइट है। तो पिरामिड ऑफ नंबर ये दोनों हो सकता है। ट्री के इकोसिस्टम में देखोगे तो इन्वर्टेड है, ग्रासलैंड में देखोगे या फॉरेस्ट में देखोगे तो अपराइट है। कोई पूछा नहीं मुझसे ये सवाल, मैं वेट करता रहेगा कि कोई पूछेगा मुझसे। एक्वेटिक में विल फाइंड इन्वर्टेड, करेक्ट। दे हैव गॉन अहेड एंड इन्होंने गलत तरीके से सिखाया, इसको ऐसे, इसको ऊपर करना था, इसको ऊपर करना था। ठीक है, चलो पिरामिड ऑफ बायोमास आपने देख लिया, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। अब इन्वर्टेड देख लो कहां होगा? एक्वेटिक में वंस अगेन सेम थिंग, पिरामिड ऑफ बायोमास मे बी इन्वर्टेड। देख लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन आपके सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं जो कम इन द नंबर रहेंगे। ठीक है, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर शार्क। देख लो शार्क का वेट सबसे ज्यादा, फाइटोप्लैंक्टन तो ग्राम भर भी ना होगा। करेक्ट, तो योर इन्वर्टेड पिरामिड, अपराइट पिरामिड यहाँ पे भी है, इन्वर्टेड एंड अपराइट। यही याद रखना आपको, बस इतना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, जानते हो कैसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा? असर्शन रीजनिंग वाला। आपके टेस्ट में भी आप जब लिखोगे यू विल सी दिस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन से बहुत अच्छे बनते हैं कि असर्शन द पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी बोथ इन्वर्टेड एंड अपराइट। रीजनिंग बिकॉज ऑफ से इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स दे आर इन्वर्टेड। मुझे बताओ इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स बोथ आर ट्रू, बोथ एक्सप्लेन ईच अदर। ठीक है, हाइपर पैरासाइट क्या होता है? एकदम छोटू वाले पैरासाइट्स क्या होते हैं? देखो, हाइपर पैरासाइट्स आर द माइन्यूट पैरासाइट्स, वेरी स्मॉल इन नंबर, दैट आर प्रेजेंट इन अ लार्ज एरिया, जो कि आपको आंखों से नहीं दिखेगा, जो कि आपको एक्चुअली माइक्रोस्कोप के नीचे लगा के देखना पड़ेगा, उनको हम कहते हैं हाइपर पैरासाइट्स। ओके, ये शब्द का मतलब बताओ इकोनॉमिक्स में क्या होता है? हाइपर मार्केट पढ़ा होगा आप लोगों ने अभी, या सुना तो होगा आंसर। हाइपर मार्केट इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होगे, क्या है हाइपर मार्केट? व्हाट इज हाइपर मार्केट? सब कुछ सेम नहीं है मेघा, एक में नंबर देख रहे हैं, एक में वेट देख रहे हैं। अब नंबर और वेट सेम थोड़ी ना होते हैं मेघा, आप देख रहे हो डिफरेंशिएशन है। पहला वाला क्या था? पिरामिड ऑफ नंबर, फिजिकल नंबर देख रहे थे 1 2 3 4, यहाँ पे हम वेट नाप रहे हैं। हाइपर मार्केट क्या होता है? सुपर मार्केट ऑफ लार्ज स्टोर, जो आपके आसपास होगा, लोकल लेवल पे होगा, आपके गली मोहल्ले में आप देखोगे कि 24/7 या वो मोर या वो सारे शॉप्स खुले हुए, रिलायंस का कोई ऐसा पर्टिकुलर शॉप, वो क्या हाइपर मार्केट है, एकदम लोकल लेवल पे आपको मिल रहा है। तो हाइपर पैरासाइट क्या होगा? एकदम छोटा लोकल लेवल पे आपको मिलेगा। ठीक है, इट विल बी सर्विंग अ लोकल पॉपुलेशन, दैट इज द पॉइंट ऑफ हाइपर मार्केट। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन पढ़ा है, किताबों से आगे बढ़ो, किताब तो बहुत बेसिक है। और देख लो भाई एनर्जी, एनर्जी का एक ही चीज आपको याद रखना है कि इट इज ऑलवेज अपराइट। ये इन्वर्टेड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आप सन को एनर्जी वापस नहीं दे सकते भाई, सीधी बात है। ठीक है, आप एनर्जी कंज्यूम ही करोगे, दोगे तो नहीं। इवेंचुअली आपका लॉस ऑफ एनर्जी भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि आप थर्मोडायनामिक्स का लॉ भी तो लेके चलना है। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पे बाकी एनर्जी कहाँ हो रहा है? लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट भी तो हो रहा है, बॉडी इज लूजिंग हीट मेकिंग फूड, उसमें आपको एनर्जी चाहिए, राइट? सो यू फाइंड दैट यू ऑब्जर्व अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हीट विद ईच ट्रॉफिक लेवल। ईच ट्रॉफिक लेवल के साथ हम लॉस ऑफ हीट ऑब्जर्व करते हैं। बताइए कोई डाउट हो? बताइए बताइए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी गो अहेड, लेट मी नो, बताओ आप डाउट्स। 10% करेक्ट। उस 10% लॉ का क्या नाम होता है भाई, हमको बता दो पहले। उस 10% लॉ का नाम क्या होता है? जो आपका लॉस ऑफ एनर्जी होता है 10% वाला विद ईच ट्रॉफिक लेवल, 10% एनर्जी आपका खो जाता है। हाँ, या तो खाना बनाने में या एनर्जी के लिए। उस लॉ को क्या कहते हैं? लिंडमैन्स 10% लॉ। बहुत बढ़िया बात, लिखो। इस लॉ को कहते हैं लिंडमैन्स लॉ।
लिंडमैन्स लॉ कहते हैं। लैप्स रेट नहीं भाई, लैप्स रेट तो नहीं कहते हैं उसको। लैप्स रेट क्या होता है कि आप हर जैसे हाइट आप जाओगे आपका टेम्परेचर गिरेगा, उसी में एडियाबैटिक लैप्स रेट में बॉयल्स लॉ लगाते हो। लिंडमैन्स लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलो लेट्स टॉक। आज यहीं विराम करते हैं, सोमवार को हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन। पहले घंटे सवाल लगाएंगे, प्लीज रिवाइज करके आएंगे गाइस। आप लोग जो लोग अभी तक जो भी पढ़े हो यहाँ तक हम लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, प्लीज एक बार देख के आइए, हम सवाल लगाएंगे मंडे को। प्रीवियस क्लास पीपीटी पूरी नहीं हुई थी, आज सारा आपको इंक्लूड कर दिया, मिल जाएगा आपको। मेरे लिए कोई भी ऐसा फीडबैक हो प्लीज हमको बताएंगे, नहीं तो क्लास जैसे ही मैं अभी फिनिश करूंगा तो एक फीडबैक फॉर्म आता है आपके लिए, तो जैसे आपको क्लास लगा ऑनेस्टी के साथ आप भरोगे, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट हम आगे कोलैबोरेट करेंगे अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, ठीक है। हैव अ गुड वीकेंड फ्रेंड्स। कल मैं टेलीग्राम पे चैनल पे सवाल डालूंगा, थोड़े एनवायरमेंट के भी आपके लिए इंक्लूड करूंगा, आपके लिए स्पेशली मैंने आज इकोलाइन का सवाल डाला था ताकि आप लोग जवाब दे पाओ, ठीक है। तो कल भी मैं एनवायरमेंट स्पेसिफिक सवाल डालूंगा, प्लीज हैव अ लुक एट इट। और मंडे को आई विल ट्राई एंड ब्रिंग क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यू ऑफ एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन, नॉट जस्ट फ्रॉम यूपीएससी बट आल्सो फ्रॉम सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, सारे कुछ, ठीक है। इवेंचुअली कॉन्सेप्ट का हम सारा कुछ क्लियर करेंगे। 10% पास होता है, 10% लॉस होता है, ठीक है। चलो टेलीग्राम आईडी आपको चाहिए, जिनको जो भी डाउट हो पहले एक बार किताब देखो, अगर डाउट फिर भी है मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं, रात में 2 बजे भी करोगे मैं सपोर्ट आपको रिप्लाई कर दूंगा। देखो आप मेरे स्टूडेंट हो तो मेरे से कमिटमेंट की कमी तो होगी।